नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले एक महत्वपूर्ण क्लास की, और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट। कौन से पढ़ेंगे? हॉर्टिकल्चर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन ने पिछली क्लास में सारी जो अपनी सब्जेक्ट थी थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम की 8 सब्जेक्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने 9 नंबर की सब्जेक्ट है साथियों। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ, आपके जो भी साथी वगैरह है, जो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे बीकानेर में हो, चाहे उदयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, उनको ये क्लासेस शेयर ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन ही नहीं, लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाता है। और साथियों, आपके जो जूनियर्स वगैरह है उनको भी गाइड करना है, क्योंकि लगभग सेमेस्टरों की अपने क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, कंपटीशन एग्ज़ाम की ऑफलाइन या ऑनलाइन तैयारी करनी है, अगर उसके पास में गाइडेंस वगैरह नहीं है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकता है 8690596638। इन नंबरों पे वो कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इस टाइम पर साथियों सभी को एक डिसीजन की ज़रूरत होती है कि आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम दे या कंपटीशन एग्ज़ाम दे, कहाँ से तैयारी करे, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो साथियों, सारा आपको गाइडेंस इन नंबरों पर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और साथियों, अब चलते हैं अपन अपनी सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट का नाम है हॉर्टिकल्चर 311। इसमें अपन बात करेंगे लैंडस्केपिंग के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है जिसको पेड़ पौधे लगाकर या फूल वगैरह लगाकर, फल वगैरह लगाकर उसको क्या किया जाता है? सजाया जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? लैंडस्केपिंग बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले है टेरेस गार्डनिंग। क्या है टेरेस गार्डनिंग? टेरेस गार्डनिंग क्या होता है? अपना जो भवन का जो छत है, जो छत वाला भाग है, वहाँ पर फल वाले पौधे लगाकर, फूल वाले पौधे लगाकर उनको क्या किया जाता है? सजाया जाता है। उस क्षेत्र को क्या किया जाता है? उस एरिया को, छत वाले एरिया को सजाया जाता है वहाँ पर। और अगर बात करें कि सजावटी उद्देश्य के लिए अपन वहाँ पर फूल वगैरह भी लगा सकते हैं, सब्जियाँ भी लगा सकते हैं और फल भी लगा सकते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? टेरेस गार्डनिंग। किसी भवन की छत या छत पर जमीन के बजाय में, मतलब जमीन पर नहीं लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं भवन की छत पर, तो उसे क्या बोलते हैं? टेरेस गार्डनिंग। इसमें मुख्यतः फल और सब्जियां लगाते हैं, पर सजावटी उद्देश्य के लिए फूल वाले पौधे भी लगाते हैं। इसके बाद में देखो वर्टिकल गार्डनिंग। वर्टिकल गार्डनिंग क्या होता है? वर्टिकल गार्डनिंग होता है, यह एक क्या है? शहरी बागवानी है। कौन सी विधि है? शहरी बागवानी की एक विधि है, जो कि छोटी जगहों के लिए, ये किसके लिए उपयुक्त रहता है? छोटी जगह के लिए। आपको पता है शहर में क्या होती है? जगह छोटी होती है, स्थान कम होता है, तो छोटी जगह के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। विशेष रूप से दीवारों को सजाने के लिए किसका यूज किया जाता है? वर्टिकल गार्डनिंग का यूज लिया जाता है। किसका लिया जाता है? वर्टिकल गार्डनिंग का यूज लिया जाता है। पत्तेदार जो भी पौधे होते हैं उनका, मुख्यतः पत्तेदार लताओं का इनमें क्या करते हैं? यूज करते हैं दीवारों को सजाने के लिए। दीवारों पर जो लताएं होती है पत्तेदार, उनको चढ़ाया जाता है और सजाया जाता है, और छोटी जगहों के लिए वर्टिकल गार्डनिंग क्या है? उपयुक्त है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने आता है रोकरी। रोकरी क्या होता है साथियों? बगीचे का एक पार्ट होता है। क्या होता है? बगीचे का एक पार्ट होता है, जिसमें क्या करते हैं? चट्टानी पत्थर होते हैं और बजरी होती है। इसके द्वारा एक अपन निर्माण करते हैं, एक जगह का क्या होता है? निर्माण करते हैं। अब उस जो अपन ने निर्माण किया वहां पर ऐसे पौधे लगाते हैं जो कि क्या कर सके? कम मर्दा का यूज करे और कम जो वाटर है उसका यूज करे, तो उसे क्या कहते हैं? रॉकरी कहते हैं। इसके बाद में देखो वाटर गार्डनिंग। वाटर गार्डनिंग क्या होता है? जिनमें मिट्टी हमेशा क्या रहती है? जिन उद्यानों में मिट्टी हमेशा कहाँ रहती है? जल के नीचे रहती है। कहाँ पर रहती है? जल के नीचे रहती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वाटर गार्डनिंग कहते हैं। अब इसमें 1 मीटर नीचे रहती है, पानी की जो सतह होती है उससे लगभग 1 मीटर नीचे क्या रहती है? मृदा रहती है। तो देखो वाटर गार्डनिंग किसे कहते हैं? मतलब कोई अपना जो गार्डन है, गार्डन में जल की सतह से कितना 1 मीटर नीचे क्या रहता है? जो भूमि रहती है, तो इसे क्या बोलते हैं? वाटर गार्डनिंग बोलते हैं। कुछ उद्यानों में 1 सेंटीमीटर नीचे भी मिट्टी रहती है। मतलब इसमें जो भी पौधे उगाए जाते हैं वो जल में उगाए जाते हैं, और उन पौधों को किस नाम की संज्ञा दी जाती है? एक्वाटिस। किस नाम से संज्ञा दी जाती है? एक्वाटिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है परगोला। क्या आता है?
है परगोला। परगोला क्या होता है, जो बेल होते हैं, बेलें होती है, बेल वो नहीं, वो पशु वाला, इसमें जो बेल होती है, लताएं वगैरह होती है, तो बेलों को संदाई करके दरवाजों और दीवारों पर क्या करते हैं, एक सजावटी आकार प्रदान करते हैं। मतलब जो बेलें होती है उन बेलों को क्या करते हैं, एक मतलब दीवार पर और दरवाजे पर क्या करती है, सजावटी आकार देते हैं। क्या देते हैं, सजावटी आकार देते हैं। तो उसको किस नाम से जानते हैं, परगोला के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, परगोला के नाम से जानते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट अपने अंतर है डिफरेंस बिटवीन सरब एंड क्लाइंबर। अब सरब क्या होता है, झाड़ीदार जो वृक्ष होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सरब्स बोलते हैं। और इसके अलावा अगर क्लाइंबर की बात करें तो क्लाइंबर कहते हैं लताओं को। किसको कहते हैं साथियों, लताओं को कहते हैं। अब झाड़ीदार वृक्ष आपने देखा होगा भूमि के समीप क्या होते हैं, अलग अलग उनमें क्या निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, और वो स्थायी होती है, मतलब परमानेंट ब्रांचेज। ऐसे नहीं कि कई सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांचेज शुरू में तो निकलती है पर वो एंड में क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो इसमें क्या होती है, जो ब्रांचेज निकलती है वो परमानेंट होती है भूमि के समीप से श्रब्स में। और क्लाइंबर में क्या होते हैं, ये चढ़ने वाले क्या होते हैं, लताओं के रूप में होते हैं। देखो इसमें क्या होते हैं, ऐसे बहुवर्षीय पौधे जो कि झाड़ीदार पौधों की संख्या दी जाती है। ऐसे बहुवर्षीय पौधों जिनको किसकी संख्या दी जाती है, झाड़ीदार पौधों की संख्या दी जाती है। ये भूमि की सतह पर क्या होते हैं, अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं, अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकले। और इसमें क्या है, लता पौधों का क्या है, एक समूह है जो कि एक संरचना के सहारे चढ़ता है। या तो दीवार के सहारे चढ़ेगा या कोई अपने को ऐसी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी जिसके सहारे से वो क्या कर सके, दीवार पर चढ़ सके। इसके बाद में है सरब्स क्या होती है, सदाबहार होती है। कैसे होती है, सदाबहार होती है। और क्लाइंबर में क्या पाई जाती है, वायवीय अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, वायवीय अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में है यह सुंदर पत्तियों व फूलों के लिए उगाई जाती है। मतलब जो सरब्स होती है वो सुंदर पत्तियों और फूलों के लिए उगाई जाती है। और यह ऊंचे नीचे स्थानों पर जो खाली जगह होती है वहां पर सजावटी रूप से उन पर चढ़ने के लिए, चढ़ाई के लिए क्या की जाती है, उगाई जाती है। और इसमें बात करें तो पहली आ जाएगी क्रीनम स्पीसीज और दूसरी आ जाएगी पेंडानस स्पीसीज, और फिर इसमें माधवी लता और बतख लता और मनी प्लांट आ जाएंगी इसमें। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपना अंतर है फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन। कौन सा आ जाएगा साथियों, फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन में क्या है डिफरेंस है, तो एक बार देखिए फिर अपन चर्चा करते हैं इनकी। देखो साथियों नेक्स्ट अपना अंतर है किसके बीच में, फॉर्मल गार्डन के और इनफॉर्मल गार्डन के बीच में। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल गार्डन एंड इनफॉर्मल गार्डन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, औपचारिक शैली किसकी, गार्डन की, और ये अनौपचारिक शैली। अब देखो इनमें अंतर क्या है। अंतर सबसे पहले है कि ये क्या होता है, ज्यामितीय और सीमित शैली के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्या है, इसमें कृत्रिम प्रकार से मतलब इसको बनाया जाता है। इसमें कृत्रिमता, आर्टिफिशियल ज्यादा लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब फॉर्मल गार्डन में क्या होती है, आर्टिफिशियल ज्यादा होती है, मतलब कृत्रिमता क्या होती है, ज्यादा होती है। और ये क्या होता है, छोटे भूभाग पर या बड़े भूभाग पर बनाया जाता है। और ये क्या होता है, एक प्राकृतिक दृश्य होता है। कैसा होता है, प्राकृतिक दृश्य होता है। इसमें कृत्रिम वातावरण को अपनाया जाता है और इसमें प्राकृतिक वातावरण को अपनाया जाता है। इसमें जो वस्तुएं होती है, इन उद्यानों में सभी वस्तुएं क्या होती है, संतुलित होती है। सभी वस्तुएं किस प्रकार की होती है, संतुलित प्रकार की होती है। और इन उद्यानों में जो नदी होती है, पहाड़ियां होती है, पुल होते हैं, नाले होते हैं, झरने होते हैं और रास्ते पाए जाते हैं। मतलब नेचुरली रूप से ये प्राकृतिक जो गार्डन है उसके लक्षण है। तो ये नेचुरली रूप से पहाड़ियां होती है, पुल भी होते हैं, नाले भी होते हैं, झरने भी होते हैं और रास्ते भी उनमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं।
एग्जाम्पल की बात करिए तो फॉर्मल गार्डन आ जाएगा, ताज गार्डन, गुलाब गार्डन, कौन से होते हैं, फॉर्मल गार्डन। इसके बाद में अगर बात करें इनफॉर्मल गार्डन, कौन से की बात करें, इनफॉर्मल गार्डन, तो इसमें सदाबहार और जो पर्णपाती प्रकार के जो पौधे हैं वो किस में आते हैं साथियों, इनफॉर्मल गार्डन में। किस में आते हैं, इनफॉर्मल गार्डन में आते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मुगल गार्डन। क्या है, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ मुगल गार्डन, मतलब मुगल गार्डन की अपने को क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। क्या बतानी है साथियों, विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपने हैं कि भारत और जो अन्य देश है उनमें मुगलों द्वारा कौन सी स्थापत्य शैली अपनाई गई, मतलब इस्लामी स्थापत्य शैली में विकसित किया गया। मतलब जो मुगल गार्डन है उनका विकास कौन सी शैली में किया गया, स्थापत्य, मतलब इस्लामी स्थापत्य शैली में इनका क्या किया गया, विकास किया गया। इसके बाद में देखो नेक्स्ट इसकी विशेषताएं हैं, ये जो उद्यान है, मुगल शैली के जो उद्यान हैं वो विश्राम और ध्यान के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। मतलब यहाँ पर रेस्ट, मतलब रेस्ट के लिए और ध्यान, मेडिटेशन के लिए इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं, एक पीसफुल एरिया होता है, वहाँ पर मेडिटेशन और विश्राम के लिए क्या होते हैं, ये प्रमुख होते हैं। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो ताजमहल गार्डन, आगरा का किला और लाल किला। इसके बाद में नेक्स्ट है उद्यान शैली क्या है, औपचारिक है। इनकी उद्यान शैली क्या है, औपचारिक है, और ये कैसे होते हैं, आयताकार या वर्गाकार रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब जो मुगल गार्डन है उनको आयताकार या वर्गाकार जो डिजाइन है उसमें क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है प्राकृतिक सौंदर्य बनाने के लिए इनमें फव्वारों का यूज किया गया। मतलब मुगल गार्डन में फव्वारों का यूज किया गया, झरनों का प्रयोग किया गया और पुल का यूज किया गया। किसके लिए, उसमें प्राकृतिकता दिखाने के लिए। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट स्टेप ने कि जो मुगल गार्डन होते हैं वो अक्सर ऊंचे और सुंदर होते हैं। मतलब ऊंचे स्थान पर होते हैं और कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं। इसके बाद में देखो दीवार के शिखर पर दांतेदार कागुरों से उनको क्या किया जाता है, सजाया जाता है। मतलब उनकी जो दीवारें होती है, दीवारों का जो शिखर होता है उसको भी क्या किया जाता है, सजाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने आता है द फीचर्स ऑफ जापानी गार्डन। मतलब जो जापानीज गार्डन होते हैं उनकी मेन क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो जो जापानीज जो गार्डन है इनकी स्थापना में रेखाओं और आकार का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मतलब जो जापानीज जो गार्डन होते हैं उनमें एक तो जो उनका आकार होता है, गार्डनों का क्या होता है, आकार होता है, और जो रेखाएं होती है उनका क्या किया जाता है, प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट इसका फीचर है जो जापानी जो उद्यान होते हैं उनका दृश्य पूरे साल एक सा रहना चाहिए। मतलब जो जापानीज जो गार्डन होते हैं वो पूरे साल एक समान क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, शो होते हैं। मतलब शो देने चाहिए, मतलब दिखाई देने चाहिए। नेक्स्ट इसका फीचर है जो जापानी जो उद्यान है वो 3 प्रकार के होते हैं। मेनली कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पर्वतीय मान लो, और इसके अलावा मैदानी मान लो, और चाय उद्यान मान लो। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने आता है जो जापानी जो उद्यान है वो मुख्यतः चट्टानों और पत्थरों की क्या होती है, प्रधानता होती है। मतलब जो जापानी जो गार्डन होते हैं उनमें चट्टानों की और पत्थरों की क्या होती है, प्रधानता होती है। मतलब उनमें चट्टाने और जो पत्थर है वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखो इसका क्या फीचर है, जो जापानी जो उद्यान होते हैं उनमें वृक्षों और झाड़ियों को कम दूरी पर लगाया जाता है। मतलब वृक्ष और जो झाड़ियों की जो मध्य जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसके बाद में देखो जिससे समूह की शोभा और जंगल का प्रभाव व्यक्त होता है। मतलब जापानीज गार्डन में क्या होता है, एक तो शोभा होती है, मतलब सुंदरता दिखाई देती है इससे, और एक क्या होता है, जंगलों का क्या होता है, दृश्य दिखाई देता है, या जंगलों का सा प्रभाव अपने को क्या होता है, शो होता है। इसके बाद में है नेक्स्ट जो जापानी जो शैली के जो उद्यान होते हैं वो जैन समुदाय के दार्शनिक तत्वों से प्रभावित रही। मतलब जो जैन समुदाय के जो दार्शनिक जो तत्व है उनसे क्या रही है, प्रभावित रही है। कौन सी शैली, जापानी उद्यान शैली। और दूसरे समय चित्रकला के प्रभाव से, मतलब चित्रकला के प्रभाव से भी क्या रही है, प्रभावित रही है। कौन सी, जापानीज उद्यान शैली। फिर इसके बाद में बात करें कि जो जापानी जो उद्यान है इसके आवश्यक
तत्व क्या है, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या है। जापानी जो उद्यान होते हैं उनमें क्या मेन कंपोनेंट है। देखो पहला है अपने वृक्ष, उसमें वृक्षों की प्रधानता होती है। पानी, इसके अलावा चट्टाने, इनका व्यवस्थापन, बालू, रेत, और इसके अलावा हरियाली आ गई, और इसके अलावा पुल आ गई, फिर इसके बाद में चार दीवारी और पत्थर के दीप, स्तंभ और जलकुंड इत्यादि क्या होते हैं, इसके तत्व होते हैं, मतलब इसमें एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है, जापानी जो उद्यान है उनमें पुल चट्टानों और लकड़ियों की सहायता से बनाए जाते हैं। मतलब जो जापानी जो उद्यान है वो पुल, चट्टानों और किसकी सहायता से बनाया जाता है, लकड़ी की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से, लकड़ियों की सहायता से बनाया जाता है। और कभी कभी क्या होते हैं, लकड़ी या चट्टानों से पुल बनाकर उन पर मिट्टी डाल दी जाती है, मतलब मिट्टी डाल देते हैं। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है अपने कि जो जापानी जो उद्यान होते हैं ऐसे पौधों और जो पत्तियां होती है कटी फटी या छोटी होती है उनको अधिक पसंद करते हैं। मतलब जो जापानी जो उद्यान होते हैं उनमें कटी फटी जो पत्तियों के जो पौधे होते हैं उनको क्या किया जाता है, अधिक पसंद किया जाता है। किसमें, जापानी उद्यान शैली में कटी फटी हो, छोटी पत्तियां हो, उनको क्या किया जाता है, अधिक पसंद किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, मतलब जो लैंडस्केप जो गार्डनिंग होती है इसकी क्या क्या इसके मेन क्या है प्रिंसिपल्स है, क्या इसके सिद्धांत है, किन सिद्धांतों पर यह कार्य करता है, उसकी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहला इसका सिद्धांत है बैकग्राउंड। क्या है, बैकग्राउंड। देखो बैकग्राउंड क्या होता है, एक बगीचे का बैकग्राउंड चाहे एक पेड़ या एक दीवार हेज के रूप में सभी प्रकृति में क्या होनी चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एक कोई अगर गार्डन है तो उसका जो बैकग्राउंड मतलब जो दीवारें होती है वो एक समान की क्या होनी चाहिए, पेड़ होनी चाहिए, या एक समान प्रकार की क्या होनी चाहिए, हेज की क्या होनी चाहिए, दीवारें होनी चाहिए। पहला सिद्धांत क्या आ जाएगा, पहला प्रिंसिपल आ जाएगा लैंडस्केप गार्डनिंग का कि जो उनकी जो दीवार होती है दीवार पर क्या होनी चाहिए, एक समान प्रकार की हेज होनी चाहिए, एक समान प्रकार के पेड़ पौधे होने चाहिए। तो पहला हो जाएगा बैकग्राउंड, मतलब उनका बैकग्राउंड समान प्रकृति का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान प्रकृति का होना चाहिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट कॉन्ट्रास्ट। क्या आता है, कॉन्ट्रास्ट, मतलब ऐसी डिजाइन होनी चाहिए गार्डन की, लैंडस्केप गार्डन की, जिसमें एक रास्ता होता तथा रंगों का सुनिश्चित प्रयोग होना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक रास्ता है तो वहां पर जो रंगों का अपन यूज करते हैं, कलर्स का यूज करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, एक बढ़िया सुनिश्चित प्रयोग होना चाहिए किसका, कलर्स का। अब देखो इसके बाद में अपने हैं बैलेंस एंड प्रिपरेशन। देखो कौन सा है, इसमें देखो बगीचे में जो सभी घटक होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कलर है, रूप है और आकार है, उनका सभी का क्या होना चाहिए, बैलेंस रूप से, मतलब संतुलित रूप उनका होना चाहिए। देखो तीसरा अपना प्रिंसिपल था कि बैलेंस एंड प्रोपोर्शन, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी अपने बाग के जो भी घटक पाए जाते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है ओपन कल्चर। क्या आता है, ओपन कल्चर, मतलब खुले स्थान का चयन करें। मतलब जो भी अपन लैंडस्केपिंग गार्डनिंग करते हैं तो उसमें स्थान कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, शांति वाला होना चाहिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं डेप्रिसिएशन या नियुक्ति करना। क्या है, नियुक्ति करना। किसी भी बगीचे में कुछ विशेषताएं पुनरावृत्ति से जो संतुलन और जो एकता है इसमें समानता करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। मतलब कुछ ऐसी विशेषताएं होती है बगीचे की, कुछ ऐसी विशेषताएं होती है उनको अपन अगर पुनरावृत्ति मतलब उनको दोहराएं तो उनसे क्या मिलती है, संतुलन और एकता समानता करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपना सिद्धांत है रायथम। क्या होता है? रायथम एक जो लैंडस्केप की जो डिजाइनर है इसके पास में इसको समझने के लिए कलात्मक समझ होती है। क्या होती है? रायथम क्या होती है? एक जो लैंडस्केप जो गार्डनिंग होता है उसका जो डिजाइनर होता है उसके पास में क्या होती है? समझने की कला होती है। क्या? रायथम। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने है वैरायटी, मतलब पौधों का रंग रूप विपरीत तैयार किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो भी अपन मतलब नेक्स्ट इसका सिद्धांत आता है कि अपन एक बगीचा लगा रहे हैं उसमें ऐसे नहीं है कि हर प्रकार के जैसे अपने को बीज मिले, जैसी वैरायटी मिली अपन ने लगा दी। साथियों इसमें खर्चा होता है, लैंडस्केप की जो गार्डनिंग करते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो इसमें जो पौधों की वैरायटी लेते हैं, फूलों की वैरायटी लेते हैं, फलों की वैरायटी लेते हैं, वो एक सुंदरता को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं? यूज में लेते हैं, ताकि एक ही समान प्रकार के, जैसे मान लो ये अपना क्या है? बगीचा है। अब इसको डिजाइनिंग करने के लिए कि इस पार्ट में किस कलर के फूल होने चाहिए, इस पार्ट में किस कलर के होने चाहिए, मतलब अलग अलग पार्ट में अलग अलग प्रकार के जो फूलों का कलर होता है। अब इसके बारे में देखो नेक्स्ट अपना है सिचुएशन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। देखो सिचुएशन मतलब उसकी कैसी परिस्थिति होनी चाहिए। अब इसके बाद में देखो सिचुएशन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, मतलब जो अपना ऑर्नामेंटल गार्डनिंग है इसकी सिचुएशन कैसी होनी चाहिए। देखो जो उद्यान है उसके बीचों बीच कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। मतलब जो केंद्र है, जैसे मान लो अपना क्या है, ये पूरा गार्डन है, अब इसका जो केंद्र है, बीचों बीच का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए? खुला होना चाहिए। आप कहीं भी बाग में जाते हो, बगीचे में जाते हो, तो उसका जो मेन केंद्र भाग है वो कैसा होना चाहिए? कैसा होता है? ओपन होता है। कैसा होता है? ओपन होता है। इसके बाद में देखो जो गार्डन है बड़ा होने पर दो भागों में क्या होता है? डिवाइड होता है। मतलब अगर गार्डन ज्यादा ही बड़ा हो तो उसको कैसे करना चाहिए? अपने को दो भागों में डिवाइड करना चाहिए। उस गार्डन को क्या करना चाहिए? दो भागों में डिवाइड करना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपना आता है एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। क्या आता है? एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। तो साथियों ये अपने 8 प्रिंसिपल थे। किसके? लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के 8 प्रिंसिपल थे जिनकी अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से आप देख सकते हो बैकग्राउंड, कॉन्ट्रास्ट और बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और इसके बाद में आ जाएगा ओपन कल्चर, डेप्रिसिएशन, और इसके बाद में राइथम आ जाएगा, वैरायटी आ जाएगी, सिचुएशन ऑफ ऑर्नामेंटल आ जाएगा। इसके बाद में देखो एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, मतलब क्या क्या इसके जो अपने कंपोनेंट्स होते हैं या इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपन चर्चा करते हैं। देखो जो अपना एलिमेंट्स ऑफ गार्डनिंग लैंडस्केपिंग गार्डनिंग होता है, मतलब इसकी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? इसमें मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक तत्व और दूसरा क्या होता है? अप्राकृतिक तत्व। कौन सा होता है? एक पहला आ जाएगा प्राकृतिक तत्व, दूसरा आ जाएगा अप्राकृतिक तत्व। देखो प्राकृतिक तत्व में कौन सा आ जाएगा? जैसे प्रकृति से रिलेटेड जो भी विशेषताएं है ना वो सारी किसमें आ जाएगी? प्राकृतिक तत्व के अंदर आ जाएगी। जैसे पर्वत आ जाएगा, पहाड़ी आ जाएगी, समुद्र आ जाएगी, नदियां आ जाएगी, ये सभी किसमें सम्मिलित होते हैं? प्राकृतिक तत्व में सम्मिलित होते हैं। अब देखो इसके बाद में है इसके अलग अलग प्रकार हैं। मतलब प्राकृतिक तत्वों के भी क्या है? 2 प्रकार है। एक होता है टेंजिबल, जिसमें क्या आता है हम स्पर्श कर सके, मतलब उनको क्या कर सके? टेंजिबल मतलब उनको स्पर्श कर सके। जैसे पहाड़ आ गया, फूल आ गया, पानी आ गया, ये क्या होते हैं? ये प्राकृतिक तत्व में टेंजिबल में आते हैं। इसके बाद में है इंटेंजिबल। कौन से आते हैं? इंटेंजिबल, जिन्हें हम छू या स्पर्श नहीं कर सके। मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिनको अपन छू नहीं सकते, वो प्राकृतिक है, वो क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, पर उनको अपन छू नहीं सकते। जैसे मान लें हवा है, हवा को अपन छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते, तो वो किस में आ जाता है? इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या होता है? पहाड़, फूल, पानी वगैरह आ जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं अप्राकृतिक तत्व। कौन से आते हैं? अप्राकृतिक तत्व, ऐसे तत्व जिनका उपयोग मनुष्य करता है। जैसे फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर, मूर्ति आ जाएगा, तो ये किस में आ जाते हैं? अप्राकृतिक तत्व में। अगर मुख्यतः देखें तो
पहला आ जाता है रंग। क्या आ जाता है? रंग। जैसे भूदर से जो अपना होता है लैंडस्केप जो होता है, इसके चित्रण में सभी तत्व क्या है? महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है चित्रण के लिए क्या है? सभी तत्व क्या है? महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आता है लाइन। लाइन क्या होता है? जो लाइन हाई स्केप और सॉफ्ट स्केप दोनों तत्वों को क्या करती है? संदर्भित करती है। जो लाइन होती है वो किसको संदर्भित करती है? वो मुख्यतः है जो हाई स्केप होता है और जो सॉफ्ट स्केप होता है, इन दोनों को क्या करती है? संदर्भित करती है। फिर इसकी बनावट नेक्स्ट इसका तत्व आता है, जिसमें किसी भी अच्छे डिजाइन के रूप में बनावट क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। फिर इसका रूप आ जाएगा, फिर इसका पैमाना या स्केल आ जाएगा। तो ये सारे कौन से तत्व होते हैं? ये अप्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? अप्राकृतिक होते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट अपने को डिफाइन करने के लिए बोल रखा है। पहला क्या है? लोन। लोन क्या होता है साथियों? क्या है लोन? क्या होता है? लोन के जो प्लांटिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो सबसे पहले आता है कि लोन क्या होता है। लोन को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं? हरियाली। क्या बोलते हैं साथियों? हरियाली बोलते हैं। देखो लोन क्या होता है, रियली क्या होता है? भूमि पर धूप की जो चढ़ाई नुमा जो परत होती है, मतलब भूमि पर एक क्या करते हैं? धूप की एक चढ़ाई नुमा परत बनाते हैं, जिसमें कि भूमि समान रूप से हरी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? हरियाली दिखाई देती है। और उसे क्या कहते हैं? उसे लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन कहते हैं। लोन लगा हुआ आपने देखा होगा, कैसा होता है? हरा होता है। अब उसमें क्या होते हैं? एक चढ़ाई नुमा परत होती है धूप की, जो भी भूमि पर क्या होती है? जो हरियाली होती है वो समान रूप से होती है। कैसे होती है? समान रूप से होती है। इसे क्या कहते हैं? लोन या हरियाली कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन या हरियाली कहते हैं। इसके बाद में है लोन के लिए उपयुक्त स्थल। मतलब लोन के लिए अपन कौन सा स्थान है, कौन सी लोकेशन है, वो चूज करते हैं, कौन सी इसके लिए उपयुक्त रहती है। ये देखो इसमें सबसे पहले है लोन के लिए उपयुक्त स्थल। इसमें देखो हरियाली सभी प्रकार की भूमियां होती है, मतलब जो सभी प्रकार की जो भूमियां होती है उन पर लोन तैयार की जा सकती है। चाहे वो कैसी भी भूमि हो, वो चाहे उपजाऊ हो, उपजाऊ नहीं हो, सभी भूमियों पर अपन क्या कर सकते हैं? हरियाली तैयार कर सकते हैं, लोन तैयार कर सकते हैं। अब लोन का मतलब यही तो नहीं कि एक ही प्रकार की स्पीशीज उगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज उगा सकते हैं। तो उनमें क्या होते हैं? उनमें अलग अलग प्रकार की, मतलब किसी भी चाहे भूमि हो, उन पर अपन क्या कर सकते हैं? अपन लोन लगा सकते हैं। इसके बाद में देखो मांग अति सघन और छायादार स्थल तथा सारीय भूमि हो, चाहे अति सघन हो, छायादार हो, और इसके अलावा सारीय भूमि हो या ऐसी भूमि जिसमें जल निकास ना हो, इसको छोड़कर उपयुक्त स्थानों में भी थोड़ा अधिक प्रयास करने पर हरियाली क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। मतलब थोड़े अधिक प्रयास लगेंगे। कोई अगर अच्छी प्रकार से अच्छी उसकी भौतिक दशा नहीं है तो उसमें थोड़े प्रयास लगेंगे, पर उसमें भी क्या कर सकते हैं? लोन लगा सकते हैं। प्लांटिंग मेथड्स ऑफ लोन क्या आ जाते हैं? प्लांटिंग मेथड्स के दो प्रकार से होते हैं। एक तो होता है सीडिंग। क्या होता है? सीडिंग। और एक होता है टूटिंग मेथड। कौन सा आता है? टूटिंग मेथड। एक आता है सीडिंग मेथड। देखो पहला मेथड आता है जो अपना जो किसका है? प्लांटिंग मेथड है। प्लांटिंग मेथड में दो प्रकार के मेथड आ गए। पहला कौन सा है? सीडिंग, दूसरा है टूटिंग। अब इसमें देखो अप्रैल मई माह में घास लगाने के क्या होते हैं? सर्वोत्तम होते हैं। मतलब लोन जो लगाते हैं वो अप्रैल मई माह में, मतलब कौन से माह में लगा सकते हैं? अप्रैल से सितंबर माह में। अप्रैल से लेकर सितंबर तक अपन क्या सकते हैं? लोन लगा सकते हैं। अप्रैल चाहे मई में लगाओ चाहे जून में लगाओ, पर सितंबर, अप्रैल और सितंबर के बीच में क्या रहता है? सही रहता है लोन लगाना। इसके बाद में खरपतवारों को अलग कर दे। अब जो लोन लगाते हैं ना, लोन में खरपतवारें नहीं होनी चाहिए। लोन में क्या नहीं होनी चाहिए? खरपतवारें नहीं होनी चाहिए। जो भी अपन सीड उगाते हैं वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के वीड की सीड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो लोन होता है उससे खरपतवारों को निकालना बहुत ही क्या होता है? कठिन होता है। अब इसके बाद में दूसरा हो गया कि खरपतवारों को अलग करना क्या होता है? इसमें मतलब अलग
करना चाहिए अपने को इसमें से। फिर है नेक्स्ट, जो घास लगाने की जो विधि है वो डिबलिंग विधि क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं, डिबलिंग विधि यूज में लेते हैं। इसके बाद में देखो, इस विधि में जो घास होती है वो घास लगाने वाले क्षेत्र में 15 सेंटीमीटर के अंतर से खुरपी द्वारा निशान लगे दिए जाते हैं। मतलब 15 सेंटीमीटर खुरपी के द्वारा क्या कर देते हैं, निशान लगा देते हैं। और यहाँ पर घास लगा दिए, यहाँ पर घास लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए, यहाँ पर लगा दिए। अब ये इधर फैल जाएगी, ये इधर फैल जाएगी, ये इधर फैल जाएगी। मतलब ये सारी आपस में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और सारे एरिया को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। इसके बाद में देखो, घास लगाने के बाद में हल्का बेलन चलाते हैं। क्या चलाते हैं, हल्का बेलन चलाते हैं, जिससे जो घास होती है वो क्या हो जाती है, एक बार दब जाती है और उससे के बाद में उसमें फुटान क्या होती है, अत्यधिक होती है। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे अपना क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन गार्डन। मतलब जो अपने इंडियन गार्डन हैं उनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस या जो अपने हिस्टोरिकल ऐतिहासिक जो महत्व है वो क्या होता है। मतलब जो अपने इंडिया में जो भी अपने गार्डन पाए जाते हैं उनका क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, मतलब उनका क्या महत्व है। देखो सबसे पहले आता है अपने कि भारत में जो भी बागवानी है इसकी प्राचीन कला से लोकप्रिय रही है। मतलब जो बागवानी है, जो हॉर्टिकल्चर के जो भी अपन बाग वगैरह लगाते हैं तो ये प्राचीन समय से ही चली आ रही है। बाग कोई अभी से नहीं लगाने हैं, प्राचीन शैलियाँ हैं ये बाग लगाने की। भारत में जो ऑर्किड है, जो अशोक है, ये वृक्ष है, चमेली है, बारलेरिया है, इसके अलावा ऐसे जो फूलों की खेती का महत्व, कई पौधों की उत्पत्ति के स्थान है तथा रामायण और महाभारत में भी बगीचों और पेड़ों और फूलों के बारे में उल्लेख किया जाता है। मतलब प्राचीन समय से ही अपन क्या कर रहे हैं, फूल वगैरह और फल वगैरह, ये जो बाग बगीचे हैं ये प्राचीन समय से ही अपन करते आ रहे हैं। और ये अपने महाभारत है, रामायण है, इनमें भी इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और जैसा कि मैंने नाम बताया, ऑर्किड, अशोक, चमेली, ये तो वृक्ष हो गए। और ये फूल वाली जो खेती है जैसे चमेली हो गया, बारलेरिया हो गया, ये सारे फूल वाले पौधों का अपन क्या करते थे, पहले से ही खेती करते थे, पहले ही अपन बागों में लगाते थे। इसके बाद में देखो, बौद्ध काल के दौरान जो मठ होते हैं और जो स्तूप होते हैं इनके चारों ओर बगीचे बनाए गए थे। मतलब बौद्ध काल के समय में मठों और स्तूपों के चारों ओर बगीचे बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे, बगीचे बनाए गए थे। और नालंदा और जो तक्षशिला है इसमें सुंदर बगीचे थे। मतलब जो नालंदा और तक्षशिला जो स्थान है यहाँ पर क्या थे, सुंदर क्या थे, बगीचे थे। और प्राचीन काल से ही भारत में कुछ वृक्षों को पवित्र माना जाता है। मतलब आपने देखा होगा कि जो भारत है, भारत देश में बहुत सारे वृक्ष होते हैं, उनको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। जैसे केले के पत्तों को माना जाता है, इसके अलावा बेल को माना जाता है। मतलब उनको प्रतीक माना जाता है। जो भगवान होते हैं अपने, उनका क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। और उनको क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सही। अब इसके बाद में देखो, जो मुगल बादशाहों के द्वारा जो बाग लगाए गए थे, पहले आपने देखा होगा कि पहले के जो अंग्रेज वगैरह थे वो भी क्या लगाते थे, बाग लगाते थे हर जगह। पहले आपने देखा होगा इस राजा ने इतने बाग लगाए, इस राजा ने इतने, इस राजा ने इस बाग में इतने पेड़ पौधे लगाए। मतलब पहले से ही क्या था, शौक था। इसके बाद में देखो, मुगल बादशाहों के द्वारा लगाया गया मुगल जो पौधे होते हैं, पौधे और बगीचों के जो मध्य होते हैं, ये क्या थे, मतलब प्रेमी थे। जो पौधे लगाना और बगीचे लगाने के कहते प्रेमी थे, कौन, मुगल। अब इसके बाद में देखो, उन्होंने भारत में कई सजावटी पौधे और इसके अलावा सजावटी लगाए। मतलब जो कई प्रकार के सजावटी पौधे हैं ये भारत में लगाए किन्होंने, मुगलों ने। इसके अलावा मुगल काल के दौरान में कई ऐतिहासिक उद्यान विकसित किए गए। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े मुगल काल के दौरान बहुत सारे क्या किए गए, उद्यान तैयार किए गए और यह उद्यान विकसित किए गए। देखो फिर नेक्स्ट है, मुगल शासन के दौरान जो निशांत उद्यान है, शालीमार उद्यान है, आदि उल्लेखनीय उद्यान बनाए गए थे। मतलब मुगल शासन के दौरान ही निशांत उद्यान और शालीमार उद्यान क्या किए गए थे, विकसित किए गए थे। इसके बाद में देखो, महान जो सम्राट अशोक है, इन्होंने अपनी राज्य नीतियों में से एक रूप में वृक्षारोपण को अपनाया। मतलब जो राज्य की नीतियां हैं, मतलब महान सम्राट अशोक ने इन्होंने क्या किया, अपनी जो राज्य
राज्य नीति है, इनमें एक प्रमुख रूप किसको दिया, जो वृक्षारोपण है इसको दिया। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है, नेक्स्ट है कि जो अपना ब्रिटिश शासन था इसका भारतीय उद्यानों पर बहुत ही बड़ा और दीर्घकालीन क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। मतलब जो ब्रिटिश शासन था इसका किस पर प्रभाव पड़ा, एक तो अपना भारतीय जो उद्यान थे उन पर क्या पड़ा, एक बहुत ही क्या पड़ा, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा। इसके बाद में देखो 18वीं और जो 19वीं शताब्दी थी, कौन सी शताब्दी, 18वीं और 19वीं जो शताब्दी थी, इसके अंदर अंग्रेजी शैली की जो बागवानी है इसका प्रभाव चरम सीमा पर था। मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शैली की जो बागवानी थी उनकी क्या थी, चरम सीमा पर थी। और भारतीय उद्यानों में सुगंधित पेड़, मतलब खुशबू वाले पेड़, और इसके अलावा झाड़ियाँ और लताएं क्या करे गए, लगाए गए, किसमें, 18वीं और 19वीं शताब्दी में। फिर इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है गौतम बुद्ध की जो 25वीं जयंती थी, इसकी समृद्धि में जो बुद्ध जयंती पार्क नई दिल्ली में अंग्रेजी उद्यान के प्रभावों में क्या किए गए थे, बनाए गए थे। मतलब जो 25वीं जयंती थी किनकी, गौतम बुद्ध जी की। अब इसमें कौन सा जो पार्क बनाया गया, बुद्ध जयंती का पार्क नई दिल्ली में क्या किया गया, स्थापित किया गया या बनाया गया। तो ये इसका क्या है, अनौपचारिक जो उद्यान शैली है इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। जैसे अगर बात करें चंडीगढ़ के जो गुलाब गार्डन है 1966 में क्या किए गए थे, स्थापना किए गए। तो ये क्या है, ऐतिहासिक, मतलब जो अपना पहले स्टोरी थी, अपनी पहले का जो इतिहास था, इसमें ये मेन क्या है, फीचर्स है। मतलब इन्होंने मुगलों का प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों का प्रभाव पड़ा, और प्राचीन समय से ही क्या है, वृक्षारोपण की ओर, बगीचों की ओर क्या है, इंपॉर्टेंस रहा है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है द फेमस गार्डन इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब जो अपने फेमस गार्डन कौन कौन से हैं अपने इंडिया के अंदर, वो अपने को देखने हैं। मतलब जो अपने प्रसिद्ध गार्डन, वो भी किसके पूछे हैं, इंडिया के कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला है रोज गार्डन। रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है साथियों, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है। जो आपके साथी है, जैसे मान लो जो तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह, तो उनके तो क्वेश्चन भी आता है कि रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है, औपचारिक शैली के वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है गार्डन वगैरह से। तो मेरे हिसाब से तो उनकी तैयारी अच्छी से होगी। अब देखो जो इंडिया के फेमस गार्डन है उनमें सबसे पहला कौन सा आता है, रोज गार्डन। कौन सा आता है, रोज गार्डन। रोज गार्डन कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। यह जो उद्यान होता है, यह उत्कृष्ट जो किस्म होते हैं इसके फूलों से क्या है, भरा हुआ है, और इसमें पर्यटकों के लिए लोकप्रिय रहता है ये। मतलब जो रोज गार्डन है कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों, चंडीगढ़ में। और इसमें क्या होते हैं, उत्कृष्ट किस्म के जो फ्लावर होते हैं उनका क्या किया गया है, को ग्रो किया गया है। कहां पर, रोज गार्डन चंडीगढ़ में। तो पहला फेमस गार्डन हो गया। दूसरा है लाल बाग। ये कहां पर स्थित है, लाल बाग स्थित है बेंगलोर में। कहां पर स्थित है साथियों, बेंगलोर में। और यह वनस्पति कलाकृति पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन और पौधों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, वहां पर क्या है, प्रसिद्ध केंद्र है। मतलब जो लाल बाग स्थित है कहाँ पर, बेंगलोर में। यहाँ एक तो वनस्पति कलाकृतिक पौधे, इनका वैज्ञानिक अध्ययन के लिए और पौधों के संरक्षण के लिए। कौन से पौधों के लिए, वनस्पति कलाकृतिक पौधों के लिए इनका वैज्ञानिक अध्ययन और इनका संरक्षण के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। कौन, लाल बाग बेंगलोर में। अब इसके बाद में आता है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन भी कहाँ पर स्थित है, चंडीगढ़ में। कहाँ पर स्थित है साथियों, चंडीगढ़ में। अब देखो चंडीगढ़ की पूर्व जो रोड इंस्पेक्टर जो नेक चंद है, इनके द्वारा शहरी और औद्योगिक कचरे का उपयोग करके एक खुली और हवा प्रदर्शित जो हॉल है इसके रूप में डिजाइन किया गया। मतलब जो रॉक गार्डन है इसको कैसे विकसित किया गया, जो शहरी और जो औद्योगिक कचरा है इसका उपयोग करके एक खुली जो हवा है, मतलब प्रदर्शित जो हॉल के रूप में इसको क्या किया गया है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ को क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। फिर इसके बाद में बात करें मुगल गार्डन। कौन सा आता है, मुगल गार्डन। मुगल गार्डन क्या होता है, यह जो उद्यान है एक तो होता है निशांत बाग। कौन सा होता है, जो मुगल गार्डन है इसका एग्जांपल एक तो क्या है, निशांत बाग, और एक दूसरा आता है शालीबाग गार्डन।
कौन सा आता है, शालीबाग गार्डन। अब इसमें देखो चश्मे ए शाही का मतलब इनमें क्या है, मुगल गार्डन में 3 प्रकार के उद्यानों का क्या है, संयोजन है। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, लंबे चौड़े झरने, मतलब मुगल गार्डन में क्या होते हैं, लंबे चौड़े झरने पाए जाते हैं। अब इसके बाद में देखो एबॉर्ड गार्डन, कौन से आते हैं, एबॉर्ड गार्डन। अब देखो इसमें आता है सबसे पहले न्यूमार्क बॉटनिकल गार्डन, कौन सा आता है, मतलब ये क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय, एक तो अपन ने देखा भारत में, और एक क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गार्डन है वो कौन कौन से फेमस है। सबसे पहला आता है न्यूमार्क बॉटनिकल गार्डन, ये कहाँ पर स्थित है, न्यूमार्क यूएसए में स्थित है। और 130 वर्ष पहले, मतलब जो न्यूमार्क जो अपना बॉटनिकल गार्डन है ये 130 वर्ष पहले क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और 10 लाख से अधिक जीवित पौधों का क्या है, एक घर है, मतलब एक क्या है, एक प्लेस है जहां पर कितने पौधे हैं साथियों, 10 लाख से अधिक जीवित पौधे हैं। कौन से गार्डन में, न्यूमार्क बॉटनिकल गार्डन में। कहां पर स्थित है, न्यूमार्क यूएसए में। और 650 से अधिक विभिन्न प्रकार के गुलाबों के क्या है, मतलब इसमें अनेक प्रकार के पार्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें कितने हैं, 650 से अधिक जो गुलाब है उनके क्या बनाए गए हैं, हाउस बनाए गए हैं या पार्ट्स बनाए गए हैं। अब इसके बाद में दूसरा अपना गार्डन आता है, कौन सा, मोनेटस गार्डन। मोनेटस जो गार्डन होता है वो कहाँ पर स्थित है, गिवर्नी फ्रांस में। कहाँ पर स्थित है, गिवर्नी फ्रांस में स्थित है। जो देखो क्लाउड मोनेट का प्रतिष्ठित जापानी और प्रेरित जल उद्यान और उसके जो गिवर्नी घर है इसके बगल में क्या है, स्थित है। कौन सा, जो मोनेटस जो गार्डन है। हर साल लगभग आधे मिलियन पर्यटन शांत तालाब और विस्टेरिया से ढके हुए जो पुल होते हैं और जो दृश्य होते हैं इनका क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है साथियों, यहाँ पर जो तालाब वगैरह बने हुए हैं उनका क्या लेते हैं, जो पर्यटक आते हैं वो क्या लेते हैं, एंजॉय लेते हैं। इसके अलावा है केव गार्डन लंदन में। कहाँ पर है, केव गार्डन लंदन में। और यूके में भी ये क्या है, स्थित है। देखो जो केव गार्डन है, ये केव गार्डन दुनिया में सबसे अधिक क्या है, विविध वनस्पति और माइकोलॉजिकल संग्रह में से एक है। मतलब इसमें विविध प्रकार की, अलग अलग प्रकार की क्या होती है, वनस्पतियां होती है। कौन से गार्डन में, केव गार्डन लंदन में। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने हैं बायो एस्थेटिक प्लानिंग। मतलब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बायो एस्थेटिक प्लांटिंग क्या होता है, क्या है बायो एस्थेटिक प्लानिंग क्या होता है। देखो बायो एस्थेटिक प्लानिंग के बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है बायो एस्थेटिक प्लानिंग क्या होता है। देखो यह शब्द, मतलब बायो एस्थेटिक जो प्लानिंग है, यह शब्द किसने दिया था, प्रोफेसर लेसेलोट ने। किन्होंने, लेसोलेट हॉगवेन ने ये शब्द दिया था। कौन सा, बायो एस्थेटिक शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है, बायो एस्थेटिक प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, वनस्पतियों व जीवों के सचेत नियोजन से। मतलब जो वनस्पतियां होती है और जो क्या होते हैं, जो जीव होते हैं उनके सचेत नियोजन से हमारे सौंदर्यीकरण में, मतलब सौंदर्यीकरण में उद्देश्य से संदर्भित करता है। मतलब जो वनस्पतियां हैं और जो जीव है इनका सचेत ऐसा नियोजन या ऐसी प्लानिंग जिससे सौंदर्यीकरण के उद्देश्य को क्या करता है, संदर्भित करता है। मतलब जीवों और वनस्पतियों के द्वारा किसी भी एरिया को क्या करना, सौंदर्यीकरण बढ़ाना, उस एरिया का, उस एरिया में सौंदर्यीकरण को क्या करना, इंक्रीज करना, करने को क्या करता है, संदर्भित करता है। कौन सा वर्ड, ये बायो एस्थेटिक प्लानिंग। अब इसके बाद में देखो जैव सौंदर्य जो योजना है इसको भारत में डॉक्टर जो एमएस रंधावा जी थे, डॉक्टर एमएस रंधावा जी के द्वारा लाया गया। किसको, जैव सौंदर्य योजना को या बायो एस्थेटिक प्लानिंग को। किसको, बायो एस्थेटिक प्लानिंग को किन्होंने लाया भारत में, डॉक्टर एमएस रंधावा ने। और जिन्होंने चंडीगढ़ की योजना को बनाकर प्रसिद्ध आर्किटेक्ट के साथ में व्यावसायिक रूप दिया। मतलब इसको क्या दिया, एक व्यावसायिक रूप दिया। मतलब चंडीगढ़ में इसको लाया गया, किसको, बायो एस्थेटिक को। और फिर इसके बाद में इसको क्या किया गया, व्यावसायिक रूप, मतलब बिजनेस का इसको क्या दिया गया, मोड़ दिया गया। किसको, चंडीगढ़
फील्ड में लाने के बाद में, किसको, बायो एस्थेटिक प्लानिंग को, किन्होंने लाया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। अब इसके बाद में कि इसकी नीड क्या है, मतलब बायो एस्थेटिक प्लानिंग की क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, वो देखो। इस अवधारणा, मतलब जो बायो एस्थेटिक जो प्लानिंग है, इसकी जो अवधारणा है, इसके पीछे उद्देश्य जो सड़कों के जो पार्क है, घर है, इनके जो परिसर है, सार्वजनिक स्थान है, आदि स्थानों पर क्या है, सजावटी पौधे लगाना। मतलब जो अपना हाउस होता है, जैसे मान लो घर हो गया, कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र आ गया, इसके आसपास में जो जगह होती है, जो खाली एरिया होता है, उन पर क्या लगाना, उन जगह पर सजावटी पौधे लगाना क्या होता है, बायो एस्थेटिक की क्या है, आवश्यकता हुई। किसके लिए, जो भी खाली जगह थी, जो भी खाली जगह थी, कोई भी सार्वजनिक एरिया हो, कहीं भी हो, वहां पर सजावटी पौधे लगाने के लिए इसकी क्या हुई, आवश्यकता हुई। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट, इसमें व्यापक रूप से परिदृश्य बागवानी के सभी पहलुओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। मतलब इसमें व्यापक रूप से क्या किए गए, सभी पहलुओं को क्या किया गया, शामिल किया गया, जैसे जैव सौंदर्य को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। फिर देखो प्लानिंग, सार्वजनिक स्थान जो कि व्यक्ति के बजाय में पूरे समुदाय से क्या होता है, संबंधित होता है। यह क्या होता है, सार्वजनिक जो पब्लिक पैलेस होता है, वो एक व्यक्ति को संदर्भित ना करके पूरे समाज को क्या करता है, संदर्भित करता है, और इनमें जैव सौंदर्यता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब जो सार्वजनिक जो स्थान है, वहां पर बायो एस्थेटिक का क्या किया गया, ज्यादातर प्रयोग किया गया। जैसे बात करें केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर, इसके बाद में वन्य जीव जो अभ्यारण्य है रणथंभौर। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें वनस्पति भी होती है, इन अभ्यारण्यों में क्या होती है, वनस्पति भी होते हैं, और पक्षी मतलब जीव भी होते हैं इनमें। तो ये क्या है, बायो एस्थेटिक प्लानिंग है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है। उद्देश्य देखो, जैव सौंदर्य योजना, और इसके बाद में पौधों व वनस्पतिक विज्ञान को क्या करना, ग्रहण करना, और वन्य जीव संरक्षण। मतलब इसमें दोनों की बात हो रही है साथियों, किसकी, वनस्पति की बात भी हो रही है और जीवों की भी बात हो रही है। किसकी, वनों की भी बात हो रही है, मतलब वनस्पति की भी हो रही है और जीवों की भी। जैसे रणथंभौर का जो अभ्यारण्य है, वहां पर जीव जंतु भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्या पाई जाती है, वनस्पतियां भी पाई जाती है। दोनों का क्या किया जाता है, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण किया जाता है। तो इसमें बायो एस्थेटिक प्लानिंग में दोनों चीजों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। वन्य जीव संरक्षण का विकास करना, जैव विविधता और पक्षियों के आवास हेतु, मतलब जैव विविधता, ताकि बायोडाइवर्सिटी शब्द हर जगह आता है। मैंने एक क्लास में नहीं, पिछली 3 मैराथन क्लास में भी बता चुका हूं कि जैव विविधता क्या है, एक विकास की क्या है, एक प्रमुख भूमिका है। ऐसे मान लो बेस है, जैसे जैव विविधता अगर पाई जाएगी, जीवों में विविधता पाई जाएगी, तभी उनमें क्या है, विकास या डेवलपमेंट क्या है, पॉसिबल है। तो क्या पाई जानी चाहिए, उनमें विविधता पाई जानी चाहिए। इसके बाद में देखो नेक्स्ट है पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाने के उद्देश्य। अब आप सभी को पता है कि वनस्पतियों को अपन क्या करेंगे, वनस्पतियों का कंजर्वेशन करेंगे, वनस्पतियां लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, उससे पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा। उद्यानों के विकास हेतु भी क्या है, संबंधित है। तो ये क्या है, इसके मेन उद्देश्य हैं। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट ओनली 2 बॉटनिकल नेम एंड फैमिली। मतलब अपने को क्या देने हैं, 2 बॉटनिकल नेम और इसके अलावा फैमिली ऑफ ईच, मतलब सभी के 2 तो बॉटनिकल नेम और सभी के 2 उनकी फैमिली बतानी है। सबसे पहले है मौसमी पुष्प। क्या पूछा गया था, मौसमी पुष्प दिया गया था। तो इसमें सबसे पहले आता है मैरीगोल्ड। सबसे पहले क्या आता है, मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड की कौन कौन सी है, मैरीगोल्ड की 2 प्रकार की क्या है, इसकी वैरायटी है। 2 प्रकार की क्या है, वैरायटी है। देखो सबसे पहले है स्वीट पी और एक आता है सनफ्लावर। क्या आता है, सनफ्लावर। अब देखो सनफ्लावर मतलब 3 अपन ने नाम देख लिए, किसके, मौसमी पुष्प, मैरीगोल्ड आ गया, इसके अलावा स्वीट पी आ गया, इसके अलावा सनफ्लावर। फिर इसके बाद में आते हैं पुष्पीय, जो पुष्पीय वृक्ष होते हैं वो आ गए। मतलब इनके नाम आपको देखने हैं। आपको क्वेश्चन आया था कि जो नीचे दिए हुए हैं, जैसे पहले कह दिया पुष्पीय वृक्ष दे दिया, इसके अलावा झाड़ी दे दिया, इसके बाद में पहले कह दिया मौसमी पुष्प दे दिया, मतलब इनके फिर लताएं दे दिया, फिर पॉट प्लांट दे दिया। तो इनका आप नाम देख लेना, PDF आपको मिल ही जाएगी वहां पर। कहाँ पर,
ऐप में मिल जाएगी और लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो साथियों वहाँ पर क्या दिए हुए हैं, अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनके, तो वो नाम देख लेना, 2-2 3-3, वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। वो तो मैं समझाऊंगा तो भी वही बात है, मैं समझाऊंगा तो भी याद है, आपको याद तो करने पड़ेंगे उनको। अब देखिए, अब दूसरा अपना पेपर है जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन पूछी गई है। क्या डेफिनेशन पूछी गई है? सबसे पहले लोन की डेफिनेशन पूछी गई है। किसकी डेफिनेशन पूछी गई है साथियों? लोन की डेफिनेशन पूछी गई है। साथियों आज की क्लास में मैं बता देता हूँ, इसमें कोई सिलेबस नहीं रहने वाला है आपका, सारे सिलेबस की लास्ट में मैं चर्चा कर लूँगा, जो भी आपके हैं शॉर्ट वे में, शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं चर्चा कर लूँगा। और इसमें कोई खास ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके समझने लायक है, जो समझने लायक है वो मैं समझा रहा हूँ अच्छे प्रकार से। और जो लास्ट में है शॉर्ट नोट्स के रूप में एक बार कंप्लीट सिलेबस की भी अपन चर्चा कर लेंगे, चाहे क्लास बड़ी हो जाए, पर इस क्लास के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जैसा कि आप देखते भी हो कि क्लास में से कितना मटेरियल अपने को अवेलेबल होता है। तो साथियों सबसे पहले है डेफिनेशन किसकी? लोन की। लोन क्या है? एक ऐसा चौरस मैदान या भूखंड होता है जिस पर कोई घास उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? कोई घास उगाई जाती है। एक अच्छी लोन को तापमान क्या करती है? कम करती है। एक अच्छी जो लोन होती है वो क्या करती है? तापमान को डिक्रीज करती है, मतलब कम करती है, और धूल को क्या करती है? डस्ट को क्या करती है? रिमूव करती है। सुंदरता में वृद्धि के लिए, खेल मैदान बनाने के लिए और मनोरंजन के लिए। मतलब लोन क्या होता है? एक चौरस मैदान या भूखंड होता है जिस पर एक घास उगाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य की बात करें तो ये क्या करता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। क्या करता है? टेम्परेचर को डिक्रीज करता है, और जो डस्ट होती है उसको क्या करता है? रिमूव करता है। ये क्या कहलाता है? लोन कहलाता है। और इसके उद्देश्य क्या है? सुंदरता में वृद्धि के लिए। किसके लिए? सुंदरता में वृद्धि के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, खेल के मैदान बनाने के लिए और मनोरंजन के लिए किसका यूज किया जाता है? लोन का यूज किया जाता है। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट श्रब्स की। श्रब्स की पहले वैसे अंतर में बात कर चुके हैं, पर फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ऐसे झाड़ियां होती है, झाड़ीदार वृक्ष होते हैं जिनमें क्या होती है, जो भूमिगत होती है वहां से क्या निकलते हैं? स्थायी तने निकलते हैं। क्या निकलते हैं? स्थायी तने निकलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? श्रब्स कहते हैं। ऐसे बहुवर्षीय पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, जो कि झाड़ीदार वृक्षों की संख्या दी जाती है, जिसमें भूमि की सतह से इनमें क्या निकलते हैं? अनेक स्थायी काष्ठीय तने निकलते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे झाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं। जिसमें आ जाएगा टेकोमा स्टेस, मतलब देखो अधिक ऊंचाई वाली, मतलब जो टेकोमा स्टेस है ये क्या है? अधिक ऊंचाई वाली क्या है? झाड़ी है। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट, अगर छोटी झाड़ी की बात करें तो पेंडानस। क्या आ जाएगी? पेंडानस। इसके बाद में देखो कैक्टस। कैक्टस क्या होती है? देखो साथियों, कैक्टस प्लांट्स का आपने नाम तो सुना होगा, मतलब उनकी पत्तियां क्या होती है? मांसल होती है। कैसे होती है? मांसल होती है, मोटी होती है। देखो मोटे मांसल तनने वाला क्या है? एक क्या होता है? रसीला पौधा होता है। मतलब कैक्टस क्या होता है? कैक्टस एक प्रकार का प्लांट है जो कि क्या है? मोटे मांसल चलने वाला एक रसीला पौधा होता है, जिसमें आमतौर पर क्या होते हैं? कांटे पाए जाते हैं। कैक्टस के पौधे पे सर्च करके देखना, कैक्टस का पौधा, उस पर क्या होते हैं? आमतौर पर कांटे पाए जाते हैं, और मोटा उनका क्या होता है? तना होता है, और वो क्या होता है? रसीला होता है। अब इसके बाद में देखो इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है। इनमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, ओनली कैक्टस प्लांट में क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है। और इसके बाद में देखो रंगीन फूल व शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कैसे? ये शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई एरियाज में क्या पाए जाते हैं? मोस्टली पाए जाते हैं। यह मुख्यतः गमले में पौधे होते हैं। अगर इनको सजावटी रूप में उगाना है तो ये गमले वाले पौधे होते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक पाए जाते हैं। क्लाइंबर की भी अपने बात की थी, जब श्रब्स और क्लाइंबर में अपन ने क्या की थी? डिफरेंस की बात की थी। तब यह क्या होता है? पौधों का समूह होता है जो कि एक विशेष स्ट्रक्चर के सहारे क्या करता है? चढ़ाई करता है। एक विशेष क्या होता है? स्ट्रक्चर होती है, ढांचा होता है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है? चढ़ाई करता है। और ये सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। मतलब एक प्लांट तो क्या हो जाता है? सीधा खड़ा हो जाता है, पर लताएं क्या नहीं हो पाती है? सीधी खड़ी नहीं हो पाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लाइंबर या लताएं कहते हैं। और वाटर गार्डन की डेफिनेशन की अपन चर्चा कर लिए थे, और फॉर्मल गार्डन और इनफॉर्मल गार्डन की डेफिनेशन की भी अपन चर्चा कर लिए थे। फिर इसके बाद में आता है सीड प्रोपेगेशन एंड
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कौन सा आता है? सीड प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब सीड में तो आप सभी को पता है कि सीड प्रोडक्शन में तो किसके द्वारा होता है, इसमें जो प्रोपेगेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सीड प्रोपेगेशन में तो सीड के द्वारा, बीज के द्वारा क्या होगा? प्रजनन होगा, पौधों की संख्या में क्या होगी? गुणन होगा, वृद्धि होगी। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या लेते हैं? एक प्लांट के क्या लेते हैं? विभिन्न पार्ट्स लेते हैं, विभिन्न भाग लेते हैं, जैसे जड़ ले लिया, तना ले लिया, पत्ती ले लिया, इनके द्वारा क्या करते हैं? नए पौधे का निर्माण करते हैं। इसमें बीज के द्वारा क्या करते हैं? पौधे का निर्माण करते हैं। देखो बीज प्रसार में जो पौधों के जो प्रजनन की एक क्या है? तकनीक है, जिसमें बीज का उपयोग करके अपन क्या करते हैं? पौधों की संख्या बढ़ाते हैं। इसमें पौधों की क्या लेते हैं? अनेक क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। ये क्या है? लैंगिक विधि है। सीड प्रोपेगेशन वाली लैंगिक विधि है, ये क्या है? अलैंगिक विधि है। अब देखो इसमें क्या होते हैं, और अपन बात करें तो ये जो सीड प्रोपेगेशन होता है इसमें क्या होता है? यह जो आयु में, ये पौधे आयु में क्या होते हैं? आयु में अधिक आयु वाले होते हैं, ये कम आयु वाले होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक आयु वाले होते हैं, ये कम आयु वाले होते हैं। ये कम अधिक एज में क्या देते हैं? प्रोडक्शन देते हैं। अधिक एज होने के बाद में क्या देते हैं? प्रोडक्शन देते हैं। ये 2 से 3 साल में ही प्रोडक्शन क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कम समय में ही क्या कर देते हैं? प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में बात करें कि ये रोगों को और इनको क्या करता है? अधिक सहनशील होता है, ये कम सहनशील होता है। रोग वगैरह, बीमारियां वगैरह, कीट वगैरह, इनके प्रति क्या होता है? ये कम सहनशील होता है, ये क्या होता है? अधिक सहनशील होता है। इनका मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग फर्निंग वगैरह है, वो क्या है? आसानी से नहीं हो पाती है। इनका क्या हो पाती है? आसानी से हो पाती है। इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। किसकी कंपेयर में? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जो पौधे प्राप्त होते हैं उनकी कंपेयर में। तो आई होप ये अंतर आप लिख लेना। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट, टेरेस गार्डनिंग। क्या होते हैं टेरेस गार्डनिंग? जैसा कि अपन पहले डेफिनेशन की बात कर चुके हैं। टेरेस गार्डनिंग में मैंने बताया था साथियों कि टेरेस गार्डनिंग में क्या होता है? जैसे अपने कोई भवन है, भवन की जो छत है जो खाली पड़ी है, भवन की छत है खाली पड़ी है, अब उस पर अपन सब्जियां लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, और इसके अलावा सजावटी उद्देश्य के लिए क्या लगा सकते हैं? फूल भी लगा सकते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? इस गार्डनिंग को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेरेस गार्डनिंग। क्या बोलते हैं साथियों? टेरेस गार्डनिंग बोलते हैं। देखो बालकनी या इमारती जो छत होती है, बालकनी या इमारती जो छत होती है, इस पर सब्जी व फूल तथा शोभाकारी पौधों की खेती करना क्या कहलाता है? टेरेस गार्डनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? टेरेस गार्डनिंग भी कहलाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रूफ गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से गार्डन के नाम से? छत उद्यान या रूफ गार्डन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह एक प्रकार का क्या है? किचन गार्डन है। किचन गार्डन का मतलब क्या होता है? एक परिवार के लिए, एक फैमिली के लिए जो ताजा सब्जियां उपलब्ध कराना, उसका क्या होता है? किचन गार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अब इसका भी तो वही उद्देश्य होता है ना, जो छत पर जो गार्डन लगाते हैं वो कोई बेचने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए, फल बेचने के लिए थोड़ा ना लगाते हैं। वो किसके लिए लगाते हैं? वो एक फैमिली को ताजा फल सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए लगाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? किचन गार्डनिंग है, जो कि वर्तमान समय में जगह की कमी होने के कारण छत पर स्थानांतरित, जैसे सिटी वगैरह है, वहां पर जगह की क्या होती है? कम होती है। जगह क्या होती है? कम होती है। और जैसे मान लो गांवों में भी मान लो अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अपने मान लो खेत वगैरह का प्रोटेक्शन नहीं है, तो वहां पर छत पर आसानी से क्या लगा सकते हैं? सब्जियां वगैरह, फल वगैरह लगाते हैं। ये ज्यादातर कहां पर प्रचलित है? शहरों में प्रचलित है। इसके बाद में देखो टेरेस गार्डनिंग में प्रति मौसम में कम से कम 6 सब्जियां उगा सकते हैं। मतलब एक मौसम में 6 सब्जियां उगा सकते हैं। किसमें? टेरेस गार्डनिंग में। इसके बाद में देखो इस गार्डन में जो शुरुआत करने के लिए जो कृषि पृष्ठभूमि होती है उसकी मर्दा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसमें मर्दा की क्या होती है? कम आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि अपनी जो छत होती है उस पर मर्दा बिछानी पड़ेगी, इसके बाद में खेती कर सकते हैं। मतलब मर्दा की क्या होती है? बहुत ही कम आवश्यकता होती है। साथियों इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। जैसे एक जो भी अपना कट्टा होता है, उस कट्टे में क्या करते हैं? मिट्टी भर लिए, उसमें क्या कर लिए? मिट्टी भर लिए, और उसमें क्या देते हैं? उसमें एक ड्रिप के द्वारा मान लो, कैसे मान लो उसमें वाटर दे दिया, या उसमें मान लो 5 दिन से 7 दिन से वाटर दे दिया। अब वो मिट्टी क्या रहती है? गीली रहती है।
इसमें इस कट्टे पर जगह जगह छिद्र करके इसमें क्या कर देते हैं, आलू के कंद चोप देते हैं। क्या कर देते हैं, आलू के कंद लगा देते हैं इन छिद्रों में। इन छिद्रों में क्या लगा दिए, आलू के कंद लगा दिए। अब ये सारा जो अंदर का जो भाग है, अंदर का जो पार्ट्स है, सारी मिट्टी में कुछ टाइम बाद में क्या हो जाते हैं, सारा जो है वो कंप्लीट किससे फिलअप हो जाएगा, आलू से। किससे, आलू से। मतलब आलू लगे एक कट्टे में लगभग अगर बात करें तो कितना प्रोडक्शन होता है, लगभग 15 से 20 किलोग्राम आलू अपन प्राप्त कर सकते हैं एक कट्टे से। अब साथियों उसमें मिट्टी की मात्रा भी कम चाहिए और पानी की मात्रा भी, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम, मतलब छोटे से एरिया में अपन क्या लिए, अधिक प्रोडक्शन लिए। तो इसी प्रकार से नई नई टेक्निक्स होती है जिनके द्वारा क्या करते हैं, रूफ गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि वहां पर पूरे एरिया में मिट्टी बिछा दी और जैसे अपन खेतों में बुआई करते हैं वैसे करते हैं। इसमें अलग अलग टेक्निक्स अपन अपनाते हैं। इसके बाद में देखो, यह घर के अंदर का जो तापमान होता है वो 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड करने में सहायक होता है। मतलब ये जो घर का टेम्परेचर होता है, अगर रूफ गार्डनिंग कहाँ पर है तो वहां पर जो अपना घर का टेम्परेचर है वो क्या रहता है, कम रहता है। इसके बाद में देखो, इमारतें और जो भवनें होती है उनको समग्र तापमान अवशोषण को कम करते हैं। मतलब इमारतों या भवनों का क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं सकुलेंट। क्या आते हैं, सकुलेंट। देखो सकुलेंट पौधे किस प्रकार के होते हैं। देखो सकुलेंट क्या होते हैं, मोटे मांसल और उत्तकों वाला कोई भी पौधा जो जल भंडारण के लिए क्या हो, अनुकूलित हो। मतलब इनमें उत्तक कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, मांसल होते हैं और ये क्या होते हैं, जल भंडारण। मतलब जल को ये क्या करते हैं, भंडारित करके रखते हैं अपने स्टेम के अंदर ही, अपने उत्तकों के अंदर ही, अपने टिश्यू के अंदर ही। सही, मोटे मांसल उत्तकों वाला कोई भी पौधा जो कि क्या करता है, जल भंडारण के लिए क्या होता है, अनुकूलित होता है। देखो कुछ सकुलेंट पौधे जैसे कि कैक्टस आ गया और केवल तने में ही पानी को क्या कर पाता है, जमा कर पाता है। जैसे कैक्टस की अपन ने बात की थी, मोटा मांसलदार तने वाला क्या होता है, प्लांट होता है, इसमें पत्तियां नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। अब देखो इसमें कैक्टस में क्या है, तने में ही, किसमें क्षमता होती है, तने में होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं उनमें सारे भाग में, उसका जो कंप्लीट भाग है उसमें क्या होता है, पानी धारण करने की क्षमता होती है। देखो, और उनमें पत्तियां नहीं होती है। कैक्टस में क्या नहीं होती है, पत्तियां नहीं होती है, बहुत छोटी पत्तियां भी कैसे होती है, अगर होती भी है तो उनमें बहुत ही छोटे आकार की होती है। जबकि जो अन्य जो पौधे हैं जैसे एगल्स हो गया, इसमें मुख्य रूप से पत्तियों में क्या करते हैं, पानी जमा करते हैं। एगल्स किस में करता है, पत्तियों में पानी जमा करता है। कैक्टस किस में करता है, तने में पानी जमा करता है। इसके बाद में देखो, अधिकांश जो सकुलेंट जो पौधे हैं इनकी जड़ें गहरी और कैसे होती है, चौड़ी होती है। गहरी और जड़ें कैसी होती है, चौड़ी होती है। वे या तो रेगिस्तानी या अर्ध शुष्क मौसम वाले क्षेत्रों के मूल निवासी होते हैं। मैंने बात कही थी कि जो अपने कैक्टस प्लांट होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। कौन से में पाए जाते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें होती है वो कैसी होती है, गहरी होती है और कैसे होती है, चौड़ी होती है। अब साथियों अगर बात करें कि गहरी जड़ें क्यों होती है, अब आपको पता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वाटर की क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो साथियों अगर वहां पर वाटर कम होगा तो ऊपरी क्षेत्र में तो वहां पर पानी रहता ही नहीं है, रहता भी है तो वो जल कहां पर रहता है, नमी रहती है अगर थोड़ी बहुत, तो वो कहां पर रहती है, अधिक गहराई पर। इसीलिए इनकी जड़ें क्या होती है, अधिक गहराई की होती है, क्योंकि ये मोस्टली कहां पर पाई जाते हैं, रेगिस्तानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, सेमी एरिड जोन्स में पाए जाते हैं। इसके बाद में देखो, सकुलेंट जो पौधे होते हैं वो 60 से अधिक जो पादप परिवार है उनमें पाए जाते हैं। मतलब सकुलेंट पौधे 60 से अधिक फैमिली के होते हैं। और इसके बाद में जिसमें अगर बात करें कौन कौन से कुल आते हैं, कौन कौन सी फैमिली आती है, तो ओइजोएसी आ जाएगा, इसके बाद में कैक्टेसी आ जाएगा, कुशिलेसी आ जाएगा। इसके बाद में ये सदस्य के क्या होते हैं, प्रमुख सकुलेंट होते हैं। मतलब जो सकुलेंट पौधे होते हैं मोस्टली इन 10 फैमिली के होते हैं। सबसे पहले क्रूसिलेसी, फिर आता है कैक्टेसी, फिर आता है ओइजेसी।
इसके बाद में देखो जो पौधों की जो खेती है वो सजावटी पौधों और घरेलू पौधों के रूप में की जाती है। मतलब जो पौधों की खेती है वो सजावटी पौधों और घरेलू पौधों के रूप में क्या की जाती है, खेती की जाती है। जैसे एलोवेरा आ गया, एचवेरिया आ गया और कलंचो आ गया, ये पौधे क्या होते हैं, सजावटी पौधों के रूप में घरेलू इनकी क्या की जाती है, खेती की जाती है सजावटी के लिए ओनली। अब इसके बाद में देखो जो सकुलेंट जो होते हैं वो एक सामान्य अनुकूल और उनमें रंध्र खुलने का समय है। मतलब जो अपने सकुलेंट होते हैं उनमें क्या रहता है, रंध्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट उनमें भूमिका रहती है। मतलब उनका जो रंध्र खुलते हैं वो रात के समय खुलते हैं। जो सकुलेंट पौधे होते हैं उनके रंध्र रात के समय खुलते हैं, कहाँ पर, दिन में नहीं खुलते हैं। दिन में खुलेंगे तो उनका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के रूप में नष्ट हो जाएगा। तो उनके रंध्र रात के समय खुलते हैं, दिन के समय क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। और जो पौधों की पत्तियों पर और तनों की सतह पर छोटे छोटे मुंह जैसी संरचनाओं में पाए जाते हैं। और रंध्रों का जो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ग्रहण करने तथा पर्यावरण को पानी और ऑक्सीजन की हानि की अनुमति देता है। मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है रंध्रों के द्वारा। तो पर्यावरण में क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण को क्या करता है, कम करता है, पोल्यूशन को क्या करता है, कम करता है। इन पौधों में जो गर्म शुष्क दिन है इनके घंटों के दौरान पानी की क्या हो जाती है, हानि कम हो जाती है। मतलब जो गर्म और शुष्क दिन होते हैं वहां पर भी पानी की सतह क्या होती है, इनमें कम होती है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं पॉट प्लांट। पॉट प्लांट क्या होते हैं साथियों, आपने देखा होगा, मतलब ऐसी छोटी छोटी आजकल मार्केट में संरचनाएं मिलती है जिनमें क्या होते हैं, पौधे लगे होते हैं। या कभी भी नर्सरी में जाओगे तो वहाँ पर एक गमले के रूप में एक संरचना में क्या लगे होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं। एक पॉट में एक प्लांट, एक गमले में क्या लगे होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं। और उनको सजावटी रूप में घरों में क्या लगाते हैं, उनका यूज किया जाता है। तो पॉट प्लांट उन्हीं को कहते हैं। देखो डेफिनेशन देखो, इन पादपों को किस में लगाया जाता है, गमलों में लगाया जाता है। और उनकी वृद्धि भी क्या होती है, गमलों में ही होती है। मतलब पॉट प्लांट को किस में लगाते हैं, गमलों में ही लगाते हैं। और वृद्धि भी किस में होती है, गमलों में ही होती है। और इन पादपों का जो मुख्यतः यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सजावट के लिए करते हैं। और सब्जियों की खेती के लिए भी किया जाता है। मतलब इनमें पॉट में जो गमले होते हैं, गमले में क्या करती है, सब्जियों की खेती भी करते हैं और सजावटी पौधों के लिए भी इनका यूज किया जाता है। पॉट प्लांट की आवश्यक जानकारी देखो, गमले कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। इसके बाद में है विभिन्न प्रकार के जो पौधों के लिए जो विभिन्न कंपोस्ट और जो मिश्रण है वो तैयार करते हैं। मतलब पहले गमले का चयन आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा अपने विभिन्न प्रकार के जो पौधों के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो कंपोस्ट का मिश्रण होता है वो आ जाएगा। फिर इसके बाद में पौधों के जो गमलों से निकालना, मतलब क्या आ जाएगा, पौधे को गमलों से निकालना आ जाएगा। फिर इसके बाद में दोबारा पौधों को लगाना आ जाएगा। फिर पॉट कंपोस्ट के लाभ और हानियों को जानना। मतलब इसका मतलब है कि जैसे मान लो एक प्लांट अपन ने एक छोटे गमले में लगाया शुरुआत में, फिर अपने को बड़े में अगर चेंज करना हो तो बड़े में करते हैं, या उसकी मर्दा को चेंज करना हो तो अपन इसको क्या करते हैं, पॉट को या गमले को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और साथियों इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसा कि आपके जो जूनियर्स वगैरह है तो उनकी एग्जाम आने वाली है। उनकी एग्ज़ाम आने वाली है 18 तारीख से है स्कैन वालों की, बाकी यूनिवर्सिटी वालों की भी आने वाली है जस्ट। तो साथियों उनको गाइड कर सकते हो। जैसे बाकी यूनिवर्सिटी है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अभी तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुई है, तो उन सभी को गाइड कर सकते हो। जैसा कि अपने यूट्यूब पर मैराथन क्लासेस भी आ रही है। इसके अलावा कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है अपने 699 में, कितने में, 699 में अवेलेबल है। इसके अलावा स्टैटिक्स की बात करें तो कितने में, 99 में अवेलेबल है। में 99 में अवेलेबल है। अगर मैथ्स की बात करें, ओनली मैथ्स की बात करें तो 349 में। ये ऑफर कब का था, न्यू ईयर का था, तो 349 में अवेलेबल है। एंटो की बात करें तो कितने का है, 99 का है। अदर जो भी बायोकेमिस्ट्री वगैरह, बायोटेक्नोलॉजी जो भी अपनी सब्जेक्ट्स है उनका जो कोर्सेस है उन पर क्या है, 20% डिस्काउंट है। 20% डिस्काउंट के साथ में ले सकता है। तो साथियों इनके लिए एक बार स्टूडेंट्स को गाइड जरूर करना, क्योंकि साथियों आपको तो पता है कि अपने मटेरियल कैसा मिलता है। अपने जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर है वहाँ पर अलग अलग टीचर्स के द्वारा सारी 10 के 10 सब्जेक्ट्स को करवाया गया है, और एक आसान भाषा में टॉपिक वाइज नोट्स, टॉपिक वाइज क्लासेस, और इसके साथ में ही ओल्ड पेपर्स का सॉल्यूशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कि सर अब हो जाएगा क्या,
अब तो टाइम ही बहुत कम बचा है, हो जाएगा क्या। अभी जैसा कि परसों आपकी जो आपके जूनियर्स वगैरह है उनकी स्टेट की एग्ज़ाम थी, कौन सी एग्ज़ाम थी, स्टेटिक्स की एग्ज़ाम थी। अब उसमें अपने ऐप पर अवेलेबल था जो है कोर्स है स्टेटिक्स की, 6 से 8 घंटे की क्लासेस अवेलेबल थी। कितने की, 6 से 8 घंटे की क्लासेस थी। और इसमें मैंने कहा था कि 79 में मिल रहा है, कितने में, 79 में, क्योंकि 100 रुपये तो आप नोट्स निकलवाने के लगा देते हो। तो ऐप के मेंटेनेंस के लिए मैंने बताया कि 79 का कोर्स है जिसमें 6 से 8 घंटे की क्लास है, आराम से ले सकते हो। अब साथियों उनके लगभग था उनके पास में 30-35 घंटे थे, 30-35 घंटे में उन्हें 6 से 8 घंटे भी नहीं निकाले। सर अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। और जिन्होंने लिया, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लिया और उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ। अब वो क्या कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि उस टाइम अगर ले लेते तो पेपर अच्छा हो जाता। क्योंकि एक का एक क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो अपन ने ऐप में करवाया था उसके बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट हो ऐसा जो बता सकता है कि एक डेफिनेशन भी आई हो, डेफिनेशन भी उसके अंदर से आई है, जो भी डेफिनेशन बताई थी सारी डेफिनेशन न्यू टाइप वगैरह न्यू टाइप मैंने भेज दी थी सोल्व है। तो साथियों उन स्टूडेंट्स को गाइड जरूर करना चाहिए, वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो। और अब चलते हैं अपन पॉट प्लांट की ओर। देखो पॉट प्लांट में सबसे पहले सिलेक्शन, मतलब पॉट प्लांट का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे। देखो पॉट प्लांट में सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे वानस्पतिक वर्दी के आधार पर, मतलब अपन जो पौधों का चयन करते हैं वो सबसे पहले वानस्पतिक वर्दी के आधार पर, फिर मौसम के आधार पर, किसके आधार पर करेंगे, मौसम के आधार पर चयन करेंगे। फिर प्रकाश अवधि के आधार पर, किसके आधार पर देखेंगे, प्रकाश की अवधि के आधार पर चयन करेंगे। फिर फूल वाले पौधों के आधार पर, मतलब फूल वाले पौधों के आधार पर क्या करेंगे, प्लांट्स का क्या करेंगे, चूज करेंगे, चयन करेंगे। फिर है टाइप्स ऑफ पॉट्स, मतलब गमलों के प्रकार। पहले आ जाएंगे मिट्टी वाले गमले, कौन से आ जाएंगे, मिट्टी वाले गमले। फिर दूसरे आ जाएंगे धातु के गमले, फिर प्लास्टिक के गमले, लकड़ी के गमले और सीमेंट के गमले। ये क्या है, गमलों के प्रकार। और पौधों का चयन किस प्रकार से करते हैं वो आधार दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले है कि जो गमले वाले पौधे होते हैं उनको मुख्य रूप से दो प्रकार से क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। मतलब एक तो इंडोर करते हैं, मतलब दरवाजे के अंदर, और एक क्या करते हैं, आउटडोर। देखो साथियों इंडोर तो क्या होता है, अपने जैसे मान लो घर के अंदर ही अगर उनको लगाए, गमले वाले पौधों को अगर घर के अंदर ही लगाए तो वो होता है इंडोर। और एक होता है आउटडोर, मतलब घर के दरवाजे के बाहर अगर लगाए तो वो कौन से होते हैं, आउटडोर होते हैं। फिर देखो इनका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट देखो सबसे पहले पौधे लगाते समय साफ सुथरे गमलों का क्या करना चाहिए, इनका यूज करना चाहिए, साफ सुथरे, उनमें किसी प्रकार के रोग वगैरह, कीट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह नहीं हो। और गमले भरने के लिए उपयुक्त मिट्टी का और फर्टिलिटी युक्त जो मृदा है उसी का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फिर इसके बाद में है पानी भरने के लिए गमले में कुछ भाग खाली छोड़ देना चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरी को ही मिट्टी से भर दिया, उसमें कुछ भाग को क्या कर देना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। ताकि क्या हो, ताकि साथियों उसमें अपन पानी डाल सके, पौधे को क्या डाल सके, पानी डाल सके। फिर नेक्स्ट आता है आवश्यकता से अधिक जो बड़े गमले होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए, मतलब एक निश्चित आकार के ही जो गमले होते हैं उनका क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। मतलब आवश्यकता से जो बड़े गमले होते हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद में है पौधों को अधिक गहराई में नहीं लगाना चाहिए, मतलब पौधों को एक जो गमले होते हैं उनमें अधिक गहराई में नहीं लगाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पौधे को जो लगाते हैं उस टाइम अपने को गमले को किस में रखना चाहिए, छाया में रखना चाहिए। और इसके बाद में गमलों को बदलने से पहले जो पौधों में जो प्रूनिंग और जो ट्रेनिंग की क्रिया है वो अवश्य कर लेनी चाहिए, मतलब पौधे में प्रूनिंग की क्या कर लेनी चाहिए, क्रिया कर लेनी चाहिए। साथियों 1 मिनट में माइक को चार्ज लगा लेता हूँ वरना आवाज़ नहीं आएगी आपके पास।
अब देखो इसके बाद में देखो साथियों, ये मैनेजमेंट हो गया, प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं। फिर इसके बाद में है पॉट प्लांट के नेम। पॉट प्लांट के सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट अपन नेम देखते हैं। शोभागार पत्तियों वाले कौन से आ जाएंगे, ड्रेसिन आ जाएगा, और कोलिटस आ जाएगा, इसके बाद में विगोनिया आ जाएगा, फिर इसके बाद में ग्लॉक्सिनिया आ जाएगा। और फूलों वाले पौधों की बात करें तो जरबेरा आ जाएगा, साल्विया आ जाएगा और जिरेनियम आ जाएगा। अगर मौसमी पौधों की बात करें तो गेंदा आ गया और पिटूनिया आ गया और पैंजी आ गया। ये क्या है, मुख्यतः फ्लावर के जो पौधे वाले, फूलों वाले जो मौसमी पौधे हैं, फूलों वाले या शोभागारी पत्तियों वाले हैं, उन पौधों का नेम आ गया, जो कि अपन किसके लिए यूज करते हैं, पॉट प्लांट के रूप में यूज करते हैं। अब पॉट प्लांटिंग के जो मेथड है वो कौन से हैं, पहला आता है पॉटिंग, फिर रिपोर्टिंग, फिर ऑब्जर्वेशन। मतलब सबसे पहले अपन उसमें मिट्टी वगैरह भर के पौधे को लगाते हैं, फिर मतलब दोबारा से अपन करते हैं रिपोर्टिंग, मतलब अपन दोबारा से उस को क्या करते हैं, पॉट को मतलब गमले को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन मतलब उसका निरीक्षण करते रहते हैं, ये मेथड के अंतर्गत आता है। फिर अपने को पूछा गया है रॉक गार्डन के बारे में। किसके बारे में पूछा गया है साथियों, रॉक गार्डन के बारे में पूछा गया है। देखो बड़े और जो छायादार जो पेड़ होते हैं, वो बड़े और जो छायादार जो पेड़ है, इसके नीचे खुले हुए स्थानों पर मिट्टी का क्या रहता है, बड़ा ढेर रहता है, और इस प्रकार से बनाया जाता है कि उसके कोने के बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं। मतलब कोने को क्या होते हैं, बाहर की ओर उभरे होते हैं। ये जो रॉक गार्डन है, अपन ने बात की थी रोकरी की अभी बात की थी पहले के पेपर में, तो वो ही है। और मिट्टी के पास इस प्रकार से अपन करते हैं कि पत्थरों के बीच में जोखिम स्थान क्या होता है, उपस्थित होता है। मतलब साथियों ये क्या है, चट्टानों के बीच में एक ऐसी प्रकार की संरचना बनाते हैं जिसमें क्या होता है, एक प्लांट को अपन आसानी से लगा सके। देखो चट्टानों के बीच में बनाया गया एक क्या है, बगीचा है। ये चट्टानों के बीच में मुख्यतः क्या होते हैं, बगीचे को लगाते हैं, और विशेष प्रकार के पौधों की वृद्धि के लिए अनुकूलित और आमतौर पर ये छोटे अल्पाइन पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, रॉक गार्डन में कौन से लगाते हैं, छोटे अल्पाइन पौधे लगाते हैं। रॉक का मतलब ही समझ लो कि चट्टानों में बगीचे लगाना रॉक गार्डन होता है। इसके बाद में देखो जिन्हें अपेक्षाकृत कम मिट्टी और कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब अल्पाइन पौधों का क्या करते हैं, यूज करते हैं कि इसमें रॉक गार्डन में जिनको मिट्टी और पानी की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, इन्हें क्या कहते हैं, रॉक गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, रॉक गार्डन है। कुछ एग्जांपल्स है पौधों के, वो आप देख लेना कि रॉक गार्डन में कौन कौन से पौधे लगाते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रॉक गार्डन और राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ सुटेबल प्लांट्स फॉर इट्स। मतलब ये तो अपन ने रॉक गार्डन वाला तो ऊपर की ओर देख लिया। अब देखेंगे अपन रूफ गार्डन। कौन सा देखेंगे, रूफ गार्डन। रूफ गार्डन देखो, जो घर की जो इमारतें होती है और जो बालकनी होती है, इसमें गमलों या ग्रो बैग्स के रूप में क्या लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं और शोभाकारी पौधे लगाते हैं। इनकी जो खेती करते हैं उसे रूफ गार्डन या टेरेस गार्डनिंग कहते हैं, जो कि मैंने पहले ही टेरेस गार्डनिंग की और रूफ गार्डनिंग की बात कर ली थी। फिर भी अपन देख लेते हैं कि रूफ गार्डनिंग के समय अपने को क्या क्या ध्यान रखने चाहिए। देखो मिट्टी को हल्का नम करके क्या करना चाहिए, बीज को बोना चाहिए। ऐसे बीज को नहीं बोना चाहिए सूखी मृदा में। फिर इसके बाद में है ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जिनकी जड़ें रेशेदार और अधिक फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब ज्यादा फैलेगी तो अपने पास एरिया तो कम रहता है, तो ज्यादा फैलने वाली जड़ें नहीं होनी चाहिए। और छत वाटरप्रूफ है या नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। छत कैसी होनी चाहिए, वाटरप्रूफ होनी चाहिए। फिर इसके बाद में है छत में जो उद्यान है उनमें कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये अपने को क्या करना चाहिए, इनका मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। कंपोस्ट वगैरह वर्मी कंपोस्ट का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फिर इसके बाद में देखो बचाव, इनके लिए बचाव क्या है। देखो इसमें एक और देख लो कि क्या अपने को ध्यान रखना चाहिए। जो कंटेनर अपन जो भी यूज करते हैं उसमें छिद्रों का ध्यान रखना चाहिए। अगर उसमें छिद्र होंगे तो उनमें क्या हो जाएगी, नमी रुक नहीं पाएगी। नमी क्या हो जाएगा, जो भी अपन सिंचाई देंगे वो क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। गमलों से पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए। देखो बचाव के अंतर्गत है रूप उद्यान में सबसे अधिक खतरा किसका होता है, बाहरी मौसम परिस्थितियों का होता है। किसका होता है, बाहरी मौसम परिस्थितियों का होता है, क्योंकि अपन ऊपर
ऊपर की ओर कोई आवरण तो नहीं रहता है कोई छत पर, तो इसलिए क्या होता है जो बारिश वगैरह, तेज हवा वगैरह आ गई, इनका अपने को क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसके लिए ग्रीन नेट की संरचना भी लगाई जाती है, जो कि हवा, तेज बारिश वगैरह होती है, धूप वगैरह होती है, इनसे क्या करती है, पौधों का बचाव करती है। फिर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में आ जाएगा जलरोधी परत आ जाएगी, फिर इसके बाद में सुरक्षा की परत आ जाएगी, थर्मल इंसुलेशन आ जाएगा, फिर इसके बाद में जल भंडारण की परत आ जाएगी, फिर फिल्टर परत, फिर मृदा की परत, फिर वनस्पति, और फिर सिंचाई और रखरखाव का ध्यान। इन सभी का क्या किया जाता है, मेनली मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाता है। फिर इसके बाद में आते हैं गार्डन के कंपोनेंट्स। क्या आते हैं, गार्डन के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। देखो साथियों, गार्डन के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो गार्डन का कंपोनेंट होता है लॉन। मतलब गार्डन के कंपोनेंट में अगर मैं बात करूं तो साथियों इसमें आता है कि जो भी अपना उद्यान है उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से उसके कंपोनेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गार्डन में कंपोनेंट में आता है लॉन। क्या आता है, लॉन आता है। लॉन में क्या होता है साथियों, लॉन क्या होता है, बैठने की खुली व्यवस्था होती है। लॉन की अपन ने बात की, हरियाली होती है। तो पहला कंपोनेंट का मतलब होता है कि जो अपन बाग लगा रहे हैं, जो अपन बाग लगा रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें अपन उसमें लगा रहे हैं, जैसे लॉन लगा दिया, सीढ़ियां लगा दिया, फव्वारे लगा दिया, वो उसके क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले है लॉन। लॉन क्या होता है, एक हरियाली होती है, हरियाली होती है। घास फूस लगाकर अपन क्या करते हैं, एक हरियाली उत्पन्न करते हैं किसी भी भूखंड के सतही क्षेत्र पर, तो वो क्या हो गया, लॉन हो गया। लॉन फर्स्ट इसका कंपोनेंट हो गया। फिर इसके बाद में है टोपियरी। टोपियरी क्या होती है, एक विशेष प्रकार की, इस पर क्या होती है, संरचना तैयार करते हैं, एक विशेष प्रकार की आकृति अपन क्या करते हैं, तैयार करते हैं। फिर है एवेन्यू। क्या आता है, एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है सड़क के दोनों ओर, मतलब जो बगीचे में जो सड़क होती है, सड़क के दोनों ओर क्या लगाते हैं, पौधे, पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एवेन्यू। एवेन्यू भी इसका क्या है, कंपोनेंट है। फिर आता है ट्रॉफी। ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, गमलों में फूल वाले पौधों का समूह है। मतलब क्या होते हैं, गमलों वाले जो पौधे होते हैं उनमें फूल वाले पौधों का एक समूह लगता है, उसको क्या बोलता है, ट्रॉफी। फिर इसके बाद में आता है कारपेट बेड। क्या आता है, कारपेट बेड। कारपेट बेड क्या होती है, क्यारियां जो कि कारपेट के समान होती है, एक कारपेट के समान क्या होती है, क्यारियां होती है, जिनको क्या बोलते हैं, कारपेट बेड बोलते हैं। फिर इसके बाद में आती है सरब्स। सरब्स क्या होती है, झाड़ीदार जो पौधे होते हैं वो किस में आते हैं, सरब्स में आते हैं। फिर है हेजेज। हेजेज का मतलब क्या होता है, जो कांटेदार जो झाड़ियों वाले जो पौधे होते हैं वो की बाहर की ओर एक हेज के रूप में लगाया जाता है, तो वो क्या होते हैं, हेजेज होते हैं। फिर आता है एज। एक तो होता है हेजेज, एक होता है एजेज। देखो एजेज में क्या होता है, सुंदर पौधों की क्या होती है, बाड़ होती है। इसमें कांटेदार पौधों की होती है हेजेज में, और हेजेज में कांटेदार जड़ियों वाले पौधे होते हैं, हेजेज तो हो गए। एजेज होता है जिसमें सुंदर पौधों की क्या होती है, बाड़ होती है, सुंदरता वाले पौधों की क्या होती है, बाड़ होती है। फिर आता है परगोला। परगोला क्या होते हैं, झाड़ियों वाले जो पौधे होते हैं उनको दरवाजे पर लगाया जाता है। मतलब फूल वाले जो सजावटी पौधे होते हैं उन पर एक विशेष आकृति देते हैं, किस पर, दरवाजे पर, उनको क्या बोलते हैं, परगोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परगोला बोलते हैं। फिर इसके बाद में आती है बारादरी। देखो बारादरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें मध्य में बैठने की एक छायादार क्या होती है, व्यवस्था होती है। जैसे मान लो ये अपना गार्डन है, अब यहाँ पर एक ऊपर क्या होगा, छाया का क्या होगा, आवरण होगा, और नीचे बैठने की क्या होगी, सीटें वगैरह होगी, उसको क्या बोलते हैं, बारादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारादरी बोलते हैं। पॉट और पिट्स। मतलब पॉट और पिट्स का मतलब क्या होता है, एंट्री और एग्जिट। एंट्री और एग्जिट के पास में ठहरने की क्या होती है, बैठने की क्या होती है, व्यवस्था होती है। एंट्री में और एग्जिट में, मतलब जहां से एंट्री होती है, जहां से एग्जिट होता है, वहां पर बैठने की क्या होती है, ठहरने की व्यवस्था होती है। फिर आता है रॉकरी। रॉकरी क्या होता है, पत्थरों द्वारा एक तैयार की गई क्या होती है, संरचना होती है। पत्थरों द्वारा एक तैयार की गई क्या होती है, संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, रॉकरी। यह भी क्या है, कंपोनेंट है। फिर है फॉलिएज प्लांट। कौन से आते हैं, फॉलिएज प्लांट, जो कि पत्तियों की सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, फॉलिएज प्लांट। क्या बोलते हैं, फॉलिएज प्लांट। फिर आते हैं क्लाइंबर्स। क्या आते हैं, क्लाइंबर्स, मतलब सहारे से चढ़ने वाले जो प्लांट होते हैं वो क्लाइंबर होते हैं। फिर आते हैं फ्लावर बेड। क्या आती है, फ्लावर बेड, जो फूलों की क्यारी होती है, वो भी इसका कंपोनेंट होता है। अगर बात करें, फिर और भी बात करें तो इसमें 16 नंबर का लिख लेना यहाँ पे, फंवारे वगैरह आ जाएंगे। मतलब जो फंवारे लगाते हैं अपन जो बगीचे में, तो वो भी इसका क्या है, कंपोनेंट है। तो मेनली अपन कंपोनेंट की चर्चा कर ली है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, राइट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट फीचर
फीचर्स ऑफ लैंडस्केपिंग फॉर अर्बन एरिया, मतलब अर्बन एरिया के लिए अपने को क्या बताना है, एक लैंडस्केपिंग के लिए फीचर्स बताने हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स बनाने हैं, और कुछ प्लांट्स के बारे में बताना है, सूटेबल कौन से प्लांट, मतलब इन लिस्ट, मतलब लिस्ट बनानी है किसकी, सूटेबल प्लांट्स की, सूटेबल प्लांट जो कि सूट मतलब उस जो अपनी जो वातावरण की स्थिति है उसके प्रति क्या हो, सूटेबल हो, और इसके साइंटिफिक नेम भी अपने को बताने हैं। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि शहरों में ऐसे अनेक स्थान होते हैं जो कि वृक्षारोपण और लैंडस्केप की दृष्टि से क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। साथियों इसका मतलब है अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी क्षेत्र। कौन से होते हैं, अर्बन होता है, एक रूरल होता है। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी क्षेत्र। मतलब शहरी क्षेत्रों में ऐसे अनेक स्थान होते हैं, शहरी क्षेत्रों में ऐसे अनेक स्थान होते हैं जो कि लैंडस्केपिंग के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। और शहरों में वृक्षों को सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के स्थलों में लगाए जाते हैं। मतलब सार्वजनिक स्थल होते हैं जैसे सड़कों के पास में हो गए, इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर क्या लगाते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और इसके बाद में है लैंडस्केपिंग। सार्वजनिक जो स्थल होते हैं, शहरों की जो सड़कें होती है, कॉलोनियों की जो सड़कें होती है, रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है, कोई ऐतिहासिक भवन हो गया, कोई विश्वविद्यालय हो गया, कोई महाविद्यालय हो गया, कोई स्कूल आ गया, कोई शासकीय कार्यालय आ गया, इन स्थलों के आसपास में जो खाली जगह होती है ना, उनमें पेड़ पौधों को लगाना, उनमें पेड़ पौधों को लगाना, ये भी क्या होती है, लैंडस्केपिंग। कहाँ पर, अर्बन एरियाज में। फिर इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं कि इनमें क्या करते हैं, अपन पेड़ पौधों को लगाते हैं, जो भी खाली जगह होती है, छोटे छोटे शोभादार क्या लगा देते हैं, जैसे मान लो कोई भी शासकीय, कोई भी स्कूल है, कोई भी कार्यालय है, इसके पास में कोई भी खाली जगह थी, वहां पर क्या लगा दिया, अपन ने उद्यान लगा दिया। तो छोटे छोटे उद्यानों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कि शोभा देते हैं। मतलब उसमें क्या लगाते हैं, शोभादार पौधे लगाते हैं, जो कि पोल्यूशन वगैरह को भी कम करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। यह पौधे सुंदर पुष्पों वाले तथा सुंदर पत्तों वाले हो सकते हैं। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि जो अपन ने बात की थी कि साइंटिफिक नेम बताना था अपने को और उन पौधों की लिस्ट बनानी थी, तो देखो लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है कि सुंदर पुष्पों वाले शोभाकार पौधे कौन कौन से आ जाते हैं, क्राइसैंथेमम और रोज आ जाएगा, ग्लेडियोलस आ जाएगा और मेरीगोल्ड आ जाएगा। सुंदर पत्तियों वालों की बात करें तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले मनी प्लांट आ जाएगा, कैरोटन आ जाएगा, इसके अलावा एस्पेरगस आ जाएगा और इसके बाद में बेगोनिया आ जाएगा। ये क्या है, सुंदर पत्तियों वाले पौधे हैं। ये अपना वही पेज आ गया। इसके बाद में देखो राइट द ओनली 3 बॉटनिकल नेम ऑफ फैमिली ऑफ ईच, मतलब 3 नाम बताने हैं और इनके फैमिली नेम देखने हैं। तो ये आप एक बार रीडिंग लगा लेना। ये कभी कभी क्या पूछ लेता है, जो अपने दे देगा कि लाल कलर वाले फूलों के नाम लिखिए, इनकी लिस्ट बनाइए, 5 के नाम लिखिए। तो ये सारे आपको दिए हुए हैं, ये याद कर लेना। फिर इसके बाद में आता है अपने शॉर्ट नोट्स। मैंने कहा था कि पेपर सॉल्यूशन के बाद में अपने क्या होंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले हैं लैंडस्केपिंग की डेफिनेशन है। जो जो अपन ने बात नहीं की उनको मैं शॉर्टली एक बार आपको बता देता हूं, फिर आप रीडिंग लगा लेना। देखो सबसे पहले क्या है, लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग क्या होता है, कहीं भी क्या होता है, एक ऐसा एरिया होता है, वो उस एरिया को क्या करते हैं अपन डिजाइन के लिए, और उसको क्या करते हैं, उस पर शोभाकारी पौधे लगाकर उसको क्या बनाते हैं, सौंदर्य पूर्वक बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। मतलब भूमि के एक एरिया को क्या करते हैं, सौंदर्य युक्त बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लैंडस्केपिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लैंडस्केपिंग की बात करें कि इसका क्या महत्व होता है, पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब इससे क्या होता है साथियों, इससे जो भी टूरिज्म वगैरह आते हैं वो आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो जाएंगे जिनकी लिस्ट आपको बनाई हुई है, इनमें आप देख लेना कि टूरिज्म मतलब इससे क्या होता है, पर्यटन का विकास होता है। किससे, इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है। बाहर ही कोई भी लोग आएंगे तो इससे क्या होगा, पर्यटन का विकास होगा, और इकोनॉमिक मतलब आर्थिक क्या होगा, महत्व होगा। फिर है सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल इंपॉर्टेंस में क्या होता है साथियों, इससे मतलब स्पिरिचुअलिटी मिलती है। मतलब एक क्या मिलती है, इससे पॉल्यूशन वगैरह कम होता है, और यहाँ पर मनोरंजन के लिए जो भी समाज के जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, पीसफुल एरिया में बैठ पाते हैं। फिर इसके बाद में है इकोलॉजिकल, मतलब पारिस्थितिकी इंपॉर्टेंस। पारिस्थितिकी में क्या होता है साथियों, पॉल्यूशन वगैरह क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कम
होता है, पोल्यूशन वगैरह क्या होता है, कम होता है। फिर इसके बाद में इकोलॉजी मतलब परिस्थिति क्या रहती है, इससे शुद्ध रहती है। इसके बाद में है साथियों स्कोप ऑफ लैंडस्केपिंग, मतलब इसका क्या क्या स्कोप है। देखो इससे पहला तो आता है इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। फिर बेरोजगारी दूर होती है, इससे क्या होती है, बेरोजगारी दूर होती है। और फिर बात करें कि जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत बनता है। फिर इसके बाद में अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप। क्या है प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप, जिसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। बैकग्राउंड हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, बैलेंस और प्रोपोर्शन हो गया, इन सभी की अपन चर्चा कर चुके हैं। फिर इसके बाद में है गार्डन स्टाइल। क्या है नेक्स्ट अपना है गार्डन स्टाइल। गार्डन स्टाइल और गार्डन के टाइप्स। गार्डन की स्टाइल कौन कौन सी है। गार्डन क्या होता है, गार्डन एक ऐसा एरिया होता है, वहां पर सुंदर फूल वाले पौधे होते हैं, फल वाले पौधे हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। और इस आनंद पूर्वक जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्डन कहते हैं। और गार्डन की स्टाइल कितनी है, मोस्टली 3 स्टाइल है। कौन सी आ जाती है, पहली आ जाती है फॉर्मल स्टाइल। कौन सी आती है, फॉर्मल स्टाइल आती है। अब इसमें देखो फॉर्मल स्टाइल का बात करें तो आगरा का जो ताज गार्डन है वो किस में आता है, फॉर्मल स्टाइल में आता है। अगर बात करें फॉर्मल स्टाइल के कि इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, तो इसमें एजिंग पाई जाती है, मतलब जो किनारे होते हैं किनारों पर जो सुंदरता वाले पौधे लगाते हैं। इसमें परगोलाज पाए जाते हैं, मतलब जो दरवाजे होते हैं दरवाजों पर सुंदरता की जो लताएं होती है उनको एक विशेष आकृति देते हैं। फ्लावरिंग बेड पाई जाती है, मतलब फूलों की क्यारियां पाई जाती है। इसके अगर बात करें कि हेजेज मतलब कांटेदार क्या छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं। इसके अलावा स्टेजूज मतलब विभिन्न प्रकार की आकृतियां और मूर्तियां होती है। फिर इसके बाद में बारादरी। बारादरी मतलब एक गार्डन के बीच में बैठने की क्या होती है, खुली जगह होती है। इसके बाद में है फ्लोविंग गार्डन। कौन सा आ जाएगा, फ्लोविंग गार्डन। फिर फाउंटेन मतलब फंवारे, क्या आ जाएंगे, फंवारे आ जाएंगे। फिर इसके बाद में है रोड और पाथ, मतलब क्या होता है, सड़कें होती है और रास्ते होते हैं। फिर इसके बाद में है बाउंड्रिंग, मतलब इनके चारों ओर क्या पाई जाती है, एक बाउंड्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बाउंड्री पाई जाती है। ये फॉर्मल स्टाइल के जो गार्डन है उनकी क्या है, मुख्यतः कंपोनेंट्स भी अपन इसको कह सकते हैं। फिर इसके बाद में आता है नेचुरल या इनफॉर्मल गार्डन। कौन सा आता है, नेचुरल या इनफॉर्मल गार्डन। देखो ये 3 टाइप के होते हैं, हिल गार्डन, फ्लैट गार्डन और टी गार्डन। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जो उद्यान होते हैं वो भी क्या होते हैं, नेचुरल गार्डन होते हैं। समतल जगहों पर जो लगाए जाते हैं वो भी नेचुरल गार्डन होते हैं। चाय के उद्यानों के समीप लगाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं, नेचुरल गार्डन या इनफॉर्मल होते हैं। फिर एक होती है फ्री स्टाइल। क्या होती है, फ्री स्टाइल, जिनमें दोनों टाइप के होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और मतलब दोनों स्टाइल का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, फ्री स्टाइल के गार्डन बोलते हैं। फिर अपन इसके बाद में टेरेस गार्डनिंग की चर्चा कर चुके हैं, पहले रूफ गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग की चर्चा कर चुके हैं और वर्टिकल गार्डनिंग की भी अपन चर्चा कर चुके हैं। अगर इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक बार आराम से इसकी चर्चा कर लेना, शॉर्ट नोट्स है बढ़िया, पूरे टॉपिक्स के, सभी टॉपिक्स के। फिर गार्डन के कंपोनेंट्स की अपन चर्चा कर चुके हैं सभी के सभी की। फिर इसके बाद में है गार्डन के जो एडोर्नमेंट है, मतलब इनमें सजावट के लिए क्या क्या यूज करते हैं। इसमें वो कंपोनेंट्स वाले आ जाएंगे साथियों कि गार्डन को सजाने के लिए किस किस चीजों की अपने को आवश्यकता होती है। तो वे सभी संरचनाएं जो कि किसी भी गार्डन को अलंकरण में या उसको सजावटी बनाने में क्या होती है, सहायक होती है, उन्हें क्या कहते हैं, गार्डन एडोर्नमेंट कहते हैं। जैसे फव्वारे आ जाएंगे, मूर्तियां या स्टेजूज आ जाएगी, गार्डन सीट्स आ जाएगी, ऑर्नामेंटल पाथ आ जाएंगे। फिर इसके बाद में खंबे आ जाएंगे। फिर इसके बाद में हैंगिंग बास्केट आ जाएगी। फिर कंटेनर आ जाएंगे या टब आ जाएंगे, लालटेन आ जाएगी, ब्रिज या पुल आ जाएंगे। तो ये सारे क्या करते हैं, एक गार्डन को अलंकृत बनाते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, सुंदर बनाते हैं। तो सुंदर बनाने के सारे ये क्या है, कंपोनेंट है। मतलब एक गार्डन को या गार्डन एडोर्नमेंट क्या है उनके बताइए, उनके बारे में बताइए। तो आपको ये सारे लिख के आने हैं, इनके बारे में तो आराम से बता ही सकते हो कि गार्डन में जो फव्वारे होते हैं वो एक सुंदरता का अलंकृत दृश्य उत्पन्न करते हैं। और इसके बाद में गार्डन सीट्स बैठने के लिए और एक क्या करता है, अच्छा उसको स्वरूप देता है। स्टेच्यूज, मूर्तियां लगी हुई होती है, वो भी एक आकर्षण प्रदान करती है। इसके बाद में ये सारे जो आपके नाम पड़े हुए हैं वो ही आ जाएंगे साथियों, गार्डन एडोर्नमेंट्स आ गए। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना रॉकरी। रॉकरी क्या होता है,
जो चट्टानें होती है, चट्टानों में क्या करते हैं हम, ओनली अपन क्या करते हैं इनका मेनली अपन रॉकरी गार्डन लगाते हैं, और वहाँ पर क्या करते हैं रॉकरी गार्डन में अल्पाइन पौधे लगाते हैं जो कि कम मर्दा और कम जल की उनको क्या होती है आवश्यकता होती है। रॉकरी तैयार करने के लिए अपन क्या करते हैं स्थान का चुनाव करते हैं, रॉक्स और सॉइल रॉकरी, मतलब रॉक्स और सॉइल के लिए क्या करते हैं रॉकरी करते हैं, और लेआउट बनाते हैं प्लांटिंग के लिए। तो ये मेनली हो गया। फिर इसके बाद में आता है वाटर गार्डन। कौन सा आता है वाटर गार्डन। वाटर गार्डन क्या होता है, डेफिनेशन मैंने बता दी थी साथियों इसकी। क्या होती है वाटर गार्डन होता है, जैसे मान लो 1 मीटर से गहराई तक क्या होते हैं 1 मीटर गहराई, मतलब पानी की जो सतह होती है उसकी 1 मीटर गहराई पर क्या पाई जाती है मिट्टी पाई जाती है, और उसमें अपन क्या लगाते हैं सजावटी पौधे वगैरह लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं वाटर गार्डन बोलते हैं। देखो पूर्ण रूप से तैरने वाले प्लांट, मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के प्लांट होते हैं, कीचड़ या दलदल में लगाने वाले प्लांट है, फिर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर में लगाने वाले प्लांट है, और फिर इसके बाद में है टाइप्स ऑफ जो वाटर गार्डन है। वाटर गार्डन के अलग अलग प्रकार है, पहला आता है फॉर्मल गार्डन, दूसरा आता है इनफॉर्मल गार्डन। और अगर वाटर गार्डन की शैलियों की बात करें तो साथियों वो तो है टाइप्स ऑफ गार्डन, और शैलियां कौन सी है, ये है कि जापानी शैली हो गई, मुगल शैली हो गई, इंग्लिश शैली हो गई, ये सारे क्या होते हैं रोमन गार्डन हो गए, ये शैलियां हैं। शैलियां भी पूछ सकता है आपको, और टाइप्स भी। टाइप्स शैलियां का तो क्या बोलेगा स्टाइल बोलेगा, और अगर बात करें कि टाइप्स की तो टाइप्स में आ जाएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल आ जाएगा। फिर इसके बाद में है केयर ऑफ वाटर गार्डन, मतलब जो वाटर गार्डन होता है उसकी देखभाल। देखो मैनेजमेंट इन वाटर, मतलब किसका करते हैं मैनेजमेंट करते हैं, किसका वाटर का करते हैं, और मैनेजमेंट इन समर सीजन, समर सीजन में और रेनी सीजन में क्या करते हैं वाटर की क्या करते हैं केयर करते हैं। फिर इसके बाद में एग्जांपल ऑफ वाटर गार्डन। वाटर गार्डन कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले है वृंदावन गार्डन, फिर गोमती रिवर फ्रंट गार्डन कहाँ पर है, ये है लखनऊ में। वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, मैसूर में। कहाँ पर स्थित है साथियों, मैसूर में स्थित है। फिर आती है श्रब्स, जो श्रब्स होती है मतलब झाड़ियां होती है, झाड़ियों की डेफिनेशन वगैरह मैं बता चुका हूं, और झाड़ियों के अगर नाम पूछे तो 4-5 नाम जरूर याद रखना। फिर हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस प्लांट क्या होते हैं उनके बारे में देख लेना, और जो कि मैंने बता दिया है डेफिनेशन वगैरह सबकी सही। इसके बाद में देखो आगे की ओर है हर्बेशियस के बोई लगाने का प्रक्रिया है, तो सबसे पहले स्थान का चयन करते हैं, फिर उनमें लेआउट वगैरह बनाते हैं, फिर प्लांटिंग करते हैं। फिर इसके बाद में आती है क्लाइंबर्स। क्या आती है क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, दोनों में अंतर देख लेना, और क्लाइंबर्स के बारे में मैंने अभी श्रब्स के साथ में आपको अंतर बता दिया था। साथियों ये शॉर्ट नोट्स है, बहुत ही सहायता करेंगे ओल्ड पेपर्स पढ़ने के बाद में, ये जरूर पढ़ना आप। इसके बाद में है सिलेक्शन ऑफ क्लाइंबर्स, मतलब क्लाइंबर्स का सिलेक्शन किस आधार पर करते हैं वो आ जाएगा। फिर पॉट प्लांट, पॉट प्लांट के बारे में अपन बात कर चुके हैं, इंडोर होता है आउटडोर होता है, मतलब उनको लगाने का तरीका। पॉट प्लांट गमलों में जो पौधे तैयार करते हैं, अभी क्वेश्चन आया था उसमें मैंने बता दिया था, तो उसका और एक बार देख लेना। फिर है बायो एस्थेटिक प्लांटिंग, बायो एस्थेटिक प्लांटिंग के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूं। बायो एस्थेटिक प्लांटिंग में जैव सौंदर्य के लिए करते हैं, उसमें वनस्पतियां भी होती है और जीव भी होते हैं, जैसे रणथंभौर का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। अब इसके बाद में है लैंडस्केपिंग ऑफ रूरल एरियाज, मतलब जो ग्रामीण एरियाज होते हैं उनमें किस प्रकार से अपन लैंडस्केपिंग करते हैं वो है। और ऊपर अपन ने किसकी बात की थी, अर्बन जो शहरी क्षेत्र होते हैं उनमें लैंडस्केपिंग किस प्रकार से करते हैं उनकी बात की थी। तो साथियों इसके बाद में आता है सीएडी एप्लीकेशन। सीएडी एप्लीकेशन क्या होता है ये देखो, इसका सीएडी एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होती है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और ये एक प्रकार की क्या है सीएडी एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर आधारित क्या है एक प्रणाली है, और इसमें प्रभावी और प्रबंधन को सक्षम बनाने के लिए डाटाओं और रेखाओं का क्या किया जाता है, रेखा चित्र और मॉड्यूल्स में क्या करते हैं इनको बदलते हैं। मतलब जो भी अपन बाग के लिए जो भी एक क्या बनाते हैं रेखांकन बनाते हैं, बाग का क्या करते हैं लेआउट बनाते हैं, और उसका जो मैनेजमेंट का लेआउट बनाते हैं वो किसके द्वारा कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली के द्वारा बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं सीएडी एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं सीएडी एप्लीकेशन। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है सीएडी एप्लीकेशन का, स्थलाकृति का मैप यूज करके उसको रिकॉर्ड रखने के लिए, स्थलाकृति का मैप यूज करके उसको रिकॉर्ड रखने के लिए, और योजना व रखरखाव के लिए, क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए, भविष्य के लिए डाटा को संभाल कर रखने के लिए, 3D मॉडल तैयार करने के लिए
लिए, जैसे प्रकाश हुआ, छाया हुआ, पौधों हुआ, इनके विकास को तैयार करने के लिए, फिर इसके बाद में स्वचालित समतल करने वाली मशीन को ऑपरेट करने के लिए, मतलब जो स्वचालित ऑटोमेटिक चलने वाली जो मशीन है उसको समतल करने के लिए जो चलती है उसको ऑपरेट करने के लिए किसका, CAD एप्लीकेशन का क्या किया जाता है, मेनली यूज किया जाता है, जो कि गार्डन में क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है CAD एप्लीकेशन। फिर इसके बाद में आता है लोन की अपन ने कंप्लीट चर्चा कर ली है पहले ही, और इसके बाद में एक बार और आप रीडिंग लगा लेना। अब इसके बाद में है साथियों बॉन्साई क्या होती है, एक जापानीज कला होती है। बॉन्साई क्या होती है, जापानीज कला होती है, जहां पर अपन क्या करते हैं, छोटे पौधे लगाते हैं, मतलब छोटे पौधे लगाते हैं, और छोटे पौधे लगाने की क्या है, एक क्या है, कला है, जो कि कौन सी है, जापानीज कला है। और बॉन्साई कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है। और साथियों इस प्रकार से अपना आज कंप्लीट हॉर्टिकल्चर कंप्लीट होती है। जैसा कि अपन ने पहले पेपर सॉल्यूशन किया, फिर अपन ने जो क्वेश्चन नहीं आए थे, पेपर सॉल्यूशन में नहीं आए थे, उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली। और इसके बाहर साथियों आपके कुछ भी नहीं जाने वाला है, बस इन्हीं को आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है और अपने साथियों के साथ में शेयर करना है साथियों। और ऐसे ही अपन बने रहेंगे। अभी तो अपन ने थर्ड ईयर की फर्स्ट सेम की जो सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट हुई है, ऐसे ही अपने बने रहेंगे। और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे, अगर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आगे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप कांटेक्ट जरूर करिएगा साथियों। और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई, सारी क्लासेस के बारे में बताया, जूनियर्स वगैरह को जरूर गाइड करना साथियों। और कमेंट करके जरूर बताना अपना जो इतनी सब्जेक्ट्स का जो साथ था। जैसा कि मैंने कमेंटमेंट किया था आपको कि जैसा मैंने फर्स्ट क्लास को स्टार्ट किया था कि मैं सारी 10 की 10 सब्जेक्ट, आपका जो भी सेमेस्टर है उसमें 9 सब्जेक्ट थी, 9 की 9 सब्जेक्ट में आपको कवर करवाऊंगा। और मैंने जो कमेंटमेंट किया था उसको पूरा भी किया। और कमेंट करके जरूर बताना आपको पूरी जो 9 की 9 क्लासें हैं और पूरे सेमेस्टर की जो क्लासें हैं वो किस प्रकार से लगी। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।